दोस्तों, आज हम अगले एपिसोड की शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि कैसे विराज, रूही और विवान के बीच खूबसूरत पल बीत रहे थे, लेकिन माया ये सब देखकर जल रही थी। दूसरी तरफ मयंक भी कोई बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर रहा था। तो चलिए बिना कोई देर किए शुरू करते हैं आज का नया एपिसोड और देखते हैं कि आगे कहानी में क्या धमाकेदार मोड़ आने वाला है। चैप्टर 56। वहीं विराज के चेहरे पर गुस्से के भाव थे। वह गुस्से में सभी को घूर रहा था, क्योंकि उसके गैर मौजूदगी में कंपनी के काम में लापरवाही बरती गई थी। इसी कारण उसकी कंपनी की प्रतिष्ठा गिर रही थी, और ये बात विराज को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। ये कंपनी उसके दादा और परदादा ने मिलकर बनाई थी। उनकी मेहनत, खून और पसीने से ये कंपनी खड़ी हुई थी, और आज ये भारत की टॉप 10 कंपनियों में पहले स्थान पर थी। ये सब उसके दादाजी की मेहनत का नतीजा था, और विराज इसे बर्बाद होते नहीं देख सकता था। विराज ने सभी को घूरते हुए राघव की तरफ देखा और गुस्से में कहा, राघव, अभी के अभी हर डिपार्टमेंट में काबिल कर्मचारियों को रखो, और जो यहाँ सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं, उन्हें बाहर निकाल दो। साथ ही जितने भी यहाँ पर मैनेजर्स आए हुए हैं, मैं उन सभी को फायर करता हूँ। हमारी कंपनी को निकम्मे लोगों की जरूरत नहीं है। इतना कहकर विराज खड़ा हुआ और विरांशु की ओर देखते हुए बोला, आप मेरे केबिन में आइए, मिस्टर विरांशु। यह कहकर विराज वहां से चला गया। विराज की बात सुनकर विरांशु के हाथों की मुट्ठियां कस गईं। वह जानता था कि आज विराज उसे बहुत सुनाने वाला था। कुछ ही देर में जब विरांशु विराज के केबिन के सामने पहुंचा, तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के दरवाजा खोला और सीधा अंदर आ गया। वहीं विराज इस वक्त ऑफिस में बनी कांच की दीवार के सामने खड़ा था और बाहर का नजारा देख रहा था। उसे विरांशु के बिना पूछे अंदर आने से कोई फर्क नहीं पड़ा। बिना उसकी तरफ देखे वह गहरी आवाज में बोला, विरांशु, मैं जानता हूँ तुम मुझे नापसंद करते हो। फिर वह उसकी ओर मुड़ा और बोला, या फिर यूं कहो कि तुम मुझसे नफरत करते हो। मुझे पता है कि तुम मुझसे जलते हो, इसलिए मुझे बर्बाद करने का प्लान बना रहे हो। पर मैं निराश नहीं हूं, क्योंकि मैं तुमसे नफरत नहीं करता, नहीं तुमसे कोई उम्मीद रखता हूं। मगर एक बात जरूर कहना चाहूंगा, मुझे बर्बाद करने के बजाय अगर तुम अपनी पूरी ताकत खुद को सफल बनाने में लगाओगे, तो तुम्हें मुझसे लड़ने या जलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम खुद सब कुछ हासिल कर सकते हो। ये कहकर विराज विरांशु के करीब आया, उसके कंधे पर हल्की थाप दी और उसके बगल से गुजरते हुए केबिन से बाहर निकल गया। शाम हो चुकी थी और उसे रूही के साथ डिनर पर जाना था। विरांशु अभी भी विराज की बातों में उलझा हुआ था। उसका मन भी मान रहा था कि विराज सही कह रहा है, लेकिन उसका अहंकार इसे मानने को तैयार नहीं था। वह खुद में उलझा हुआ चुपचाप केबिन से बाहर निकल गया। लिफ्ट में वही दूसरी तरफ विराज रूही को मिशन से पिक कर अपने रेस्टोरेंट लेकर आया था। उसने पूरा टॉप फ्लोर सिर्फ उनके लिए बुक कर रखा था। विराज रूही का हाथ थामे रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ और लिफ्ट में 51वें फ्लोर का बटन दबाया। रूही ने घबराकर विराज का हाथ कसकर पकड़ लिया, क्योंकि रूही को लिफ्ट से डर लगता था। उसे दम घुटने का एहसास होता था, इसलिए वो हमेशा सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पसंद करती थी। और ये बात विराज अच्छी तरह जानता था। आप ये भी कह सकते हैं कि विराज मौके का फायदा उठाने के फिराक में था। लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ और रूही ने घबराहट में विराज का हाथ और भी कसकर पकड़ लिया। इस एहसास से विराज के चेहरे पर एक डेविलिश स्माइल आ गई। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही थी। तभी विराज ने रूही का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचा। रूही हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, विराज ने उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। रूही अभी भी स्तब्ध खड़ी थी, जैसे कोई स्टैच्यू बन गई हो। वहीं विराज उसे बहुत पैशन के साथ फ्रेंच किस कर रहा था। धीरे धीरे रूही ने भी उसका साथ देना शुरू कर दिया।
दोनों एक दूसरे में खोए हुए थे। तभी लिफ्ट के दरवाजे खुलने की आवाज आई। रूही एकदम होश में आ गई, लेकिन विराज अभी भी उसे किस कर रहा था। आप ये भी कह सकते हैं कि विराज आज रूही को पूरी तरह से जिंदा ही निगल जाना चाहता था। अब रूही की सांसें उखड़ने लगी थी। उसने विराज को खुद से अलग करने की कोशिश की, लेकिन विराज मानने को तैयार ही नहीं था। उसे लगने लगा कि अब वह मरने वाली है। आखिरकार उसे मजबूरी में विराज के होंठों पर जोर से काटना पड़ा। रूही के बाइट करने से विराज तुरंत एक झटके में पीछे हट गया। वहीं रूही जैसे ही उसकी पकड़ से छूटी, वह लंबी लंबी सांसें लेने लगी और खांसने भी लगी। अब जाकर विराज को होश आया। उसे अपने किए का एहसास हुआ और उसने तुरंत रूही की ओर देखा। रूही के चेहरे पर गुस्सा और नाराजगी साफ झलक रही थी। उसे विराज से ऐसी उम्मीद नहीं थी, और यही बात उसे और ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। गुस्से से रूही तुरंत लिफ्ट से बाहर निकली और सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगी। ये देखकर विराज ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। रूही, तुम इतनी नीचे नहीं जा सकती। तुम गुस्सा हो, मैं जानता हूँ। आई एम सो सॉरी, रूही। लेकिन रूही ने बिना कोई जवाब दिए विराज का हाथ झटका और फिर से लिफ्ट के अंदर चली गई। उसने गुस्से में ग्राउंड फ्लोर का बटन दबा दिया। विराज समझ गया कि अब रूही का डिनर करने का कोई मूड नहीं था, क्योंकि वह बुरी तरह नाराज हो चुकी थी। इस वक्त रूही गुस्से में थी, और विराज जानता था कि अगर उसने कुछ भी कहा तो वह और ज्यादा भड़क जाएगी। इसलिए वह चुपचाप उसके साथ लिफ्ट से बाहर निकला और रेस्टोरेंट के बाहर आकर कार में बैठ गया। आज विराज ने ड्राइवर नहीं बुलाया था, क्योंकि वह रूही के साथ कुछ अच्छा वक्त बिताना चाहता था। इसीलिए उसने खुद कार ड्राइव करके उसे रेस्टोरेंट लाने का फैसला किया था। लेकिन अब हालात बिल्कुल उलट चुके थे। रूही ने गुस्से में कार स्टार्ट की और तेजी से ड्राइव करने लगी। विराज उसकी ड्राइविंग देखकर डर गया। रूही इस वक्त कार बहुत तेज चला रही थी, जैसे अपना पूरा गुस्सा कार की स्पीड पर निकाल रही हो। विराज मन ही मन बस ये दुआ कर रहा था कि वे दोनों सही सलामत घर पहुंच जाए। कुछ ही देर में वे लोग मिशन पहुंच गए। जैसे ही कार रुकी, रूही तुरंत कार से बाहर निकली और तेजी से अपने रूम की ओर भाग गई। विराज बस उसे जाते हुए देखता रह गया। चैप्टर 57। सुबह का समय था और सभी लोग मंदिर जाने के लिए तैयार हो चुके थे। आज सभी ने ट्रेडिशनल कपड़े पहने हुए थे। पुरुषों ने व्हाइट और गोल्डन कलर की लुंगी और कुर्ता पहना था, और साथ ही व्हाइट कलर का गमछा भी लिया था। दादी जी ने गोल्डन और पिंक कलर की बनारसी साड़ी पहनी थी, जो उन पर बहुत सुंदर लग रही थी। बाकी सभी महिलाओं ने भी इसी तरह की पारंपरिक ड्रेस पहनी थी। शीतल ने रेड कलर की डार्क बनारसी साड़ी पहनी थी, जो उसे और भी आकर्षक बना रही थी। विराज ने भी दादी जी की जिद करने पर व्हाइट कलर का कुर्ता पायजामा पहना था। और सबसे खास बात, हमारा नन्हा विवान भी व्हाइट और गोल्डन कलर का मिक्स कुर्ता पायजामा पहने हुए था, जिसे खुद रूही ने उसे पहनाया था। विवान इस लुक में बेहद क्यूट और प्यारा लग रहा था, जिसके कारण दादी जी ने तुरंत उसकी नज़र भी उतारी, क्योंकि हमारा विवान इतना क्यूट और हैंडसम था कि जो भी उसे देखता वो खुद को रोक नहीं पाता और उसे गोद में उठाने की कोशिश करता। बेचारा विवान सुबह से ही फुटबॉल बना हुआ था। कभी वो दादाजी की गोद में होता तो कभी कबीर की, कभी सक्षम की गोद में तो कभी चाची जी के पास। इस सब में बेचारा विवान खुद ही परेशान हो गया था, क्योंकि उसे सिर्फ अपनी मामा रूही चाहिए थी। विराज जब अपने रूम से बाहर निकल रहा था, तभी उसकी नज़र माया पर पड़ी। माया ने रोज की तरह पश्चिमी स्टाइल के कपड़े पहने हुए थे। उसने व्हाइट कलर की ड्रेस पहनी थी। जैसे ही माया ने विराज को देखा, वह उसकी ओर बढ़ने लगी, लेकिन विराज ने उसे देखते ही जल्दी से वहां से निकलने में ही भलाई समझी, क्योंकि उसे माया से बात करके अपना मूड खराब करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। माया खुद को इग्नोर होते देख गुस्से से तिलमिला उठी। गुस्से में वह भी विराज के पीछे पीछे चलने लगी।
साथ ही विराज को जोर जोर से आवाज देने लगी, विराज, विराज, विराज। लेकिन विराज ने उसे पूरी तरह अनदेखा करते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरना शुरू कर दिया। जैसे ही उसका ध्यान आसपास के लोगों पर गया, वह ये देखकर हैरान रह गया कि सभी लोग उसकी ही तरफ देख रहे थे। मगर फिर उसे महसूस हुआ कि लोग उसकी तरफ नहीं, बल्कि उसके पीछे देख रहे थे। ये सोचते ही विराज ने भी पलटकर देखा, और जैसे ही उसने पीछे देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। रूही सामने खड़ी थी। उसने बेबी पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी। रूही ने आज थोड़ा सा मेकअप भी किया था। उसकी साड़ी पर मिरर वर्क किया गया था, जिससे वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। इसीलिए हर कोई बस उसे देख रहा था, क्योंकि आज वो सच में कातिलाना लग रही थी। विराज रूही को इस रूप में देखकर पूरी तरह से हैरान था। वह बस उसे टकटकी लगाए देखता ही रह गया। लेकिन विराज का ध्यान सबसे ज्यादा रूही की पतली कमर पर था, क्योंकि रूही की गोरी, नाजुक और मुलायम कमर उसे बहुत आकर्षित कर रही थी। विराज का मन कर रहा था कि वह रूही की कमर को छुए। उसका मन तो यहाँ तक कर रहा था कि वह उसकी कमर पर एक चुंबन भी कर ले। विराज की सांसें तेज हो गई थीं और उसकी धड़कन किसी बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ रही थी। रूही को देखकर उसे लग रहा था मानो उसका दिल बाहर ही आ जाएगा। वह रूही को बिना पलके झपकाए देखे जा रहा था। लेकिन उसका ध्यान तब टूटा जब सक्षम ने आकर उसे हल्के से हिलाया। विराज झटके में अपनी ख्यालों की दुनिया से बाहर आया। उसने आसपास देखा, लेकिन अब वहां रूही नहीं थी। विराज ने सक्षम की ओर देखा तो सक्षम ने इशारा किया कि वह दादी जी की तरफ देखे, जहां रूही खड़ी थी और हल्के से मुस्कुरा रही थी, क्योंकि दादी जी उसकी बलाएं ले रही थी। साथ ही बार बार अपनी आंखों का काजल उंगली पर लेकर रूही के कान के पीछे लगा रही थी। रूही पहली बार ऐसा देख रही थी और उसे ये सब बहुत मजेदार लग रहा था। चाची जी भी उसकी तारीफें करते नहीं थक रही थी। रूही उनकी बातें सुनकर बस मुस्कुरा रही थी। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, जो देखकर विराज के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। सक्षम ये सब देखकर मन ही मन विराज को पागल समझ रहा था। दूसरी तरफ माया के दिल में जलन की आग जल रही थी, क्योंकि आज तक दादी जी और चाची जी ने उससे इतनी प्यारी बातें नहीं की थीं। लेकिन वे आज रूही के साथ इतने अच्छे से पेश आ रहे थे। माया को ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे गुस्सा आ रहा था कि विराज रूही को इतनी प्यार भरी नजरों से क्यों देख रहा था। विवान रूही को मामा क्यों कहता था। विराज की पूरी फैमिली रूही की इतनी केयर क्यों कर रही थी। सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात का था कि रूही विराज की वाइफ नहीं थी, लेकिन फिर भी पूरी फैमिली उसे ही विराज की वाइफ मानने लगी थी। ये सब माया की सहन शक्ति से बाहर था। इसीलिए उसने आज रूही को मारने का प्लान बना लिया था। चैप्टर 58। थोड़ी देर में सभी लोग मंदिर के लिए निकल गए। जब वे मंदिर पहुंचे तो सभी लोग कार से बाहर आ गए। रूही जैसे ही कार से बाहर निकली, उसकी नजर मंदिर पर पड़ी। मंदिर को देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई, क्योंकि वो बहुत दिनों बाद मंदिर आई थी और वह एक भारतीय लड़की थी, जो अपने देश से दूर रहकर भी अपनी जड़ों से जुड़ी हुई थी। उसे भगवान पर अटूट विश्वास था। वहीं सभी लोग मंदिर के अंदर चले गए, लेकिन रूही अभी भी वही खड़ी होकर मंदिर को ध्यान से देख रही थी। विराज की नजर रूही पर पड़ी। उसे अकेला खड़ा देखकर उसने एक बार चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसने देखा कि उसकी फैमिली पंडित जी के साथ मिलकर पूजा की तैयारी कर रही थी। इस मौके का फायदा उठाते हुए विराज ने झटके से रूही का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले जाने लगा। रूही अचानक डर गई और लगभग चीखने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर विराज पर पड़ी। विराज को देखकर उसने गहरी सांस ली और शांत हो गई। वह चुपचाप विराज के साथ चलने लगी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। विराज रूही को मंदिर के पीछे वाले हिस्से में ले आया। रूही अभी भी शांत थी। उसे यूं खामोश देखकर
विराज ने रूही के दोनों हाथ पकड़कर उसे और करीब खींच लिया। गुस्से में भारी आवाज में उसने पूछा, बेबी गर्ल, वाई यू नॉट टॉकिंग टू मी? आई हैव बिन नोटिसिंग फॉर लॉन्ग टाइम नाउ, यू आर इग्नोरिंग मी। वाई, सिली गर्ल, क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? ये कहते हुए विराज ने रूही के चेहरे को उसके बालों से हटाकर थोड़ा ऊपर किया, क्योंकि रूही उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। विराज की बात सुनकर रूही ने अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। विराज समझ गया कि रूही अभी भी उससे नाराज है, इसलिए उसने उसके हाथ छोड़ दिए। लेकिन इससे पहले कि रूही वहां से जा पाती, विराज ने उसका हाथ पकड़कर उसे फिर से अपनी ओर खींच लिया। उसने रूही का चेहरा अपने एक हाथ में थाम लिया और उसकी आंखों में देखते हुए धीरे धीरे अपने होंठ उसके होठों पर रख दिए। विराज बहुत सौम्यता से रूही को चूम रहा था, जैसे कि वह अपने प्यार को व्यक्त कर रहा हो। रूही की आंखें विराज की इस अचानक की गई हरकत से बंद हो गईं। विराज ने लगभग 5 मिनट तक रूही को किस किया और फिर खुद को अलग किया। उसने रूही को देखते हुए उसके कान के पास जाकर धीरे से फुसफुसाया, आई अपोलोजाइज टू यू फॉर माई बिहेवियर लास्ट नाइट, सिली गर्ल। रूही ने उसकी बात सुनकर अपनी आंखें खोली और उसकी ओर देखा। उसकी नजरें विराज की आंखों से मिलीं, जिसमें उसे अपने लिए प्यार के साथ साथ पछतावा भी दिखा। रूही ने विराज के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लिया। विराज ने उसे कंफ्यूजन में देखा, क्योंकि रूही उसके चेहरे को हल्का सा नीचे झुका रही थी। रूही ने बिना कुछ कहे विराज के माथे पर एक हल्का सा चुंबन दे दिया। विराज एकदम से शॉक्ड हो गया और उसकी आंखें अपने आप ही बंद हो गईं। रूही ने विराज को ध्यान से देखा और फिर धीरे से उसके कान में कहा, विराज हबी, दिस वॉज अ पजल टाइम, सो आई एम लीविंग यू। अगर ये दोबारा हुआ न, तो मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी। इतना कहकर रूही विराज से गले लग गई। विराज उसकी बात सुनकर पहले तो थोड़ा गुस्सा हुआ, लेकिन फिर रूही का उसे हबी कहना और माथे पर किस करना उसे अंदर से बेहद खुश कर गया। इसलिए उसने रूही का मूड खराब नहीं किया और मुस्कुराते हुए बोला, ओके, सिली गर्ल। इतना कहकर विराज ने रूही के माथे पर एक प्यारा सा किस किया और उसे अपनी बाहों में भर लिया, क्योंकि सुबह से ही वह परेशान था, क्योंकि उसकी सुकून उसे दूर जो थी। चैप्टर 59। अब तक। इतना कहकर रूही विराज से गले लग जाती है। विराज रूही की बात सुनकर थोड़ा गुस्सा होता है, लेकिन फिर उसे हबी कहने और उसके दिए गए किस्से खुश भी हो जाता है। इसलिए वो रूही का मूड खराब नहीं करता और मुस्कुराते हुए कहता है, ओके, सिली गर्ल। इतना कहकर विराज रूही के माथे पर एक प्यार भरा किस करता है और उसे अपनी बाहों में समेट लेता है, क्योंकि सुबह से ही वो बेचैन था, उसकी सुकून जो उससे दूर थी। अब आगे। विराज रूही को अपनी बाहों में समेटे खड़ा था, तभी वहां सक्षम पहुंच जाता है। वह उन दोनों को यूं गले लगे देखकर मजाकिया अंदाज में कहता है, भाई, रोमांस बाद में कर लेना, पहले पूजा करने चलो। दादी माँ तुम दोनों को बुला रही है पूजा में बैठने के लिए। रूही ये सुनकर थोड़ा असमंजस में पड़ जाती है और सक्षम से पूछती है, तो क्या पूजा में विराज और माया साथ में बैठेंगे? रूही की ये बात सुनकर सक्षम मुस्कुरा देता है और फिर जवाब देता है, नहीं, तुम मेरे साथ पूजा में बैठोगी। हम तीनों, मैं, तुम और विवान। रूही चिंतित होकर कहती है, लेकिन माया मुझे वहां बैठने देगी? इस पर विराज रूही का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ चलने के लिए खींचते हुए कहता है, तुम्हें माया की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही उसका इंतजाम कर दिया है। रूही ये सुनकर आश्चर्य से विराज को देखने लगती है और फिर सक्षम की तरफ सवालिया नजरों से देखती है। सक्षम मुस्कुराकर कहता है, रूही, चिंता मत करो, माया अभी पहली गाड़ी में बेहोश पड़ी हुई है, इसलिए वो आज पूजा में शामिल नहीं हो पाएगी। तुम आराम से विराज के साथ पूजा में बैठ सकती हो। ये सुनकर पहले तो रूही माया के लिए थोड़ी चिंतित होती है, लेकिन फिर मुस्कुरा देती है, क्योंकि उसे लगता है कि माया इसी लायक थी। सक्षम को देखकर उसे विराज की योजना याद आती है। दरअसल विराज ने रात को ही सक्षम को बता दिया था
कि वह माया को पूजा में बैठने से रोकने के लिए उसकी सुबह की जूस में ढेर सारी नींद की गोलियां मिला देगा। गोलियां धीरे धीरे असर करती थी, इसलिए जब माया मंदिर के लिए कार में बैठी तब उसकी आंखें लग गई और वो अभी भी गहरी नींद में थी। मंदिर में पूजा। विराज और रूही मंदिर में पहुंचते हैं, जहां सारी फैमिली पहले से ही मौजूद थी। दादी जी उन्हें अपने पास बैठने का इशारा करती है। रूही देखती है कि सभी शादीशुदा जोड़े एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं और अविवाहित लोग उनके पीछे की कतार में बैठे हैं। रूही भी विराज के साथ बैठ जाती है। उसने अपने सिर पर पल्लू रखा हुआ था और पूरे मन से पूजा कर रही थी। कुछ देर बाद पूजा समाप्त होती है। सभी लोग खड़े होकर पंडित जी से प्रसाद लेते हैं। फिर मंदिर के शांत वातावरण को महसूस करने के लिए कुछ देर के लिए बाहर निकल जाते हैं। मंदिर एक पहाड़ी इलाके के पास था और जंगल के करीब भी था, इसलिए वहां की शांति और ठंडी हवा सभी को सुकून दे रही थी। रूही भी इस माहौल को बहुत पसंद कर रही थी। वह इस समय विवान को अपनी गोद में लिए बैठी थी और चारों तरफ का नजारा देख रही थी। विवान उसकी गोद में आराम से सो रहा था। रूही का अपहरण। थोड़ी देर बाद विवान की नींद खुलती है और वह जोर जोर से रोने लगता है। रूही उसे चुप कराने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो चुप नहीं होता तो वह उसे दादी जी के पास छोड़कर उसकी दूध की बोतल लेने कार तक जाती है। इस दौरान विराज किसी से फोन पर बात कर रहा होता है, इसलिए वह इस ओर ध्यान नहीं देता। रूही जैसे ही कार के पास पहुंचती है, वह दरवाजा खोलकर अंदर से दूध की बोतल निकालने लगती है। तभी अचानक कोई पीछे से उसके गले में एक इंजेक्शन लगा देता है। रूही को अपनी गर्दन पर तेज जलन महसूस होती है। वह तेजी से पलटकर देखती है तो उसके सामने माया खड़ी होती है। रूही हैरान होकर कांपती हुई आवाज में कहती है, माया। माया उसे नफरत भरी नजरों से देखती है और गुस्से में भरी हुई उसके करीब आती है। जैसे ही इंजेक्शन असर करने लगता है, रूही धीरे धीरे अपनी चेतना खोने लगती है। माया किसी को इशारा करती है और तभी कुछ नकाबपोश लोग वहां आ जाते हैं। वे लोग बेहोश हो रही रूही को उठाते हैं और उसे जबरदस्ती एक काले रंग की वैन में डालकर वहां से भाग जाते हैं। माया अब भी वहीं खड़ी थी। उसकी आंखों में नफरत साफ झलक रही थी। वह उस दिशा में देख रही थी जहां उसकी योजना के मुताबिक रूही को ले जाया जा रहा था। विराज को बेचैनी। इधर विराज को अचानक बहुत बेचैनी महसूस होने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि उसे इतनी घबराहट क्यों हो रही है। वह इधर-उधर नजर दौड़ाता है, लेकिन जब उसे रूही कहीं नहीं दिखती तो वो तेजी से दादी जी के पास जाता है और चिंतित स्वर में पूछता है, दादी, रूही कहाँ है? दादी जी सहजता से जवाब देती हैं, वह तो विवान की दूध की बोतल लेने कार तक गई थी। ये सुनते ही विराज के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसे एक अनजाना डर सताने लगता है। क्या रूही सुरक्षित है? विराज सक्षम की बात सुनकर तुरंत जवाब देता है, ओके, मैं आता हूँ। इतना कहकर वो तेजी से वहां से निकलता है और सीधे पार्किंग एरिया की ओर बढ़ जाता है। जैसे ही विराज पार्किंग में पहुंचता है, उसे सामने से माया आती हुई दिखती है, लेकिन वह उसे पूरी तरह नजरअंदाज करते हुए सीधा अपनी कार की तरफ बढ़ जाता है। माया विराज को इस तरह जाते हुए देख और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। वह मन ही मन बुदबुदाती है, जाओ विराज, जाओ, लेकिन तुम अपनी रूही को यहाँ नहीं पाओगे। और सिर्फ यहाँ ही नहीं, बल्कि इस दुनिया में भी नहीं। इतना सोचकर माया के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। वह मन ही मन अपनी चाल में सफल होने की खुशी महसूस करती है। विराज की बेचैनी बढ़ती है। विराज अब तक अपनी कार के पास पहुंच चुका था, लेकिन वहां रूही कहीं नजर नहीं आई। रूही को वहां न देखकर उसका दिल घबराने लगता है। उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। रूही कहाँ चली गई? उसका दिमाग तेजी से संभावनाएं सोचने लगता है। वह इधर-उधर नजरें घुमाकर रूही को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन चारों तरफ देखने के बाद भी जब उसे रूही कहीं नहीं दिखती, तो उसकी बेचैनी और भी बढ़ जाती है। चैप्टर 60। विराज की बेचैनी।
विराज पागलों की तरह पूरे पार्किंग एरिया में चक्कर लगा चुका था। वह बार बार रूही, रूही चिल्लाते हुए उसे ढूंढ रहा था, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तभी अचानक उसकी नज़र जमीन पर गिरी कुछ चीजों पर पड़ती है, एक बैग और पानी की बोतल। विराज तुरंत वहां भागता है और सामान को ध्यान से देखने लगता है। जैसे ही वो बैग उठाता है, उसे याद आता है कि सुबह रूही ने यही बैग उठाकर गाड़ी में रखा था। वह तेजी से चारों तरफ नजरें दौड़ाता है, लेकिन रूही उसे कहीं नजर नहीं आती। अब तक सक्षम और कबीर भी वहां पहुंच चुके थे। वे दोनों विराज की आवाज सुनकर उसके पास आते हैं और चिंतित स्वर में पूछते हैं, भाई, आपको क्या हुआ? आप बार बार रूही को क्यों बुला रहे हो? वो तो मंदिर में होगी ना? कबीर की बात सुनकर विराज गुस्से में उसकी तरफ देखता है और तेज आवाज में कहता है, रूही मंदिर में नहीं है। वह यहाँ बाहर आई थी सामान लेने के लिए, लेकिन अब तक लौटी नहीं। बस ये बैग और बोतल गिरी हुई मिली है। ये सुनकर सक्षम और कबीर भी परेशान हो जाते हैं। वे दोनों भी विराज के साथ मिलकर रूही को ढूंढने लगते हैं। रूही का अपहरण। दूसरी ओर एक सुनसान खंडहर जैसी जगह में रूही को एक कुर्सी पर बंधा हुआ रखा गया था। उसके मुंह पर टेप चिपका हुआ था और वो अभी भी बेहोश थी। वहीं कुछ लोग उसके चारों ओर खड़े थे और उसे घिनौनी नजरों से घूर रहे थे। माया ने उन गुंडों को साफ आदेश दे दिया था कि रूही के अपहरण के बाद वे उसके साथ जो चाहे कर सकते हैं। अब वे सभी लोग बस इस इंतजार में थे कि रूही कब होश में आए, ताकि माया उससे आखिरी बार बात कर सके। मयंक का डर। उसी समय मयंक अपने विला में बैठा फोन पर किसी से बात कर रहा था। सर, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, वह बिल्कुल ठीक है। मैं उसे सही सलामत आपके पास पहुंचा दूंगा। फोन के दूसरी तरफ से एक सख्त आवाज आई, मैं यही चाहूंगा कि उसे कुछ ना हो। ये तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए अच्छा होगा। और हाँ, अपनी बहन से कहो कि वह उससे दूर रहे, क्योंकि अगर उसे कुछ हुआ तो मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। याद रखना। इतना कहकर वो शख्स फोन काट देता है। मयंक गहरी सांस लेता है और तुरंत माया को फोन मिलाता है। उसी वक्त एक आदमी भागता हुआ मयंक के पास आता है और कहता है, सर, माया मैडम ने रूही को किडनैप कर लिया है। ये सुनते ही मयंक गुस्से से खड़ा हो जाता है और जोर से चिल्लाता है, व्हाट? वो आदमी सिर झुकाकर कहता है, यस सर, हमें भी अभी अभी पता चला कि आपकी कुछ बॉडीगार्ड्स की मदद से माया मैडम ने रूही को किडनैप किया है। इस वक्त वे लोग जंगल वाले विला में हैं और माया मैडम ने एक ऑर्डर दिया है कि। बॉडीगार्ड अचानक चुप हो जाता है। मयंक गुस्से में दहाड़ता है, क्या ऑर्डर दिया है माया ने? बॉडीगार्ड धीरे धीरे बोलता है, माया मैडम ने उन गुंडों को इजाजत दे दी है कि वे लोग रूही मैडम के साथ जो चाहे कर सकते हैं। ये सुनकर मयंक का खून खौल उठता है। वो जानता था कि अगर रूही को जरा भी चोट पहुंची तो अंजाम बहुत बुरा होगा। उसे सोचते ही माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगी। वो तुरंत चिल्लाता है, जल्दी से कार निकालो, हमें वहां पहुंचना होगा। और उन बॉडीगार्ड्स को फोन करके कहो कि वे रूही को हाथ भी न लगाएं। इतना कहकर मयंक तेजी से विला से बाहर निकलता है, कार में बैठता है और तेज रफ्तार में वहां से निकल जाता है। खतरा बढ़ता जा रहा था। मयंक के जाने के बाद विला में खड़ा एक बॉडीगार्ड किसी को फोन मिलाता है और कहता है, बॉस, लगता है यहाँ कोई दिक्कत हो गई है। मैडम शायद यहाँ नहीं है। हमें जल्दी से उनके पास पहुंचना होगा। मैं लोकेशन भेज रहा हूँ। इतना कहकर वो फोन काट देता है और जल्दी से वहां से निकल जाता है। लेकिन किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। रूही को पड़े थप्पड़। उधर खंडहर में रूही धीरे धीरे होश में आने लगी थी। उसकी आंखें खुल रही थी, लेकिन सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था। उसका सिर भारी लग रहा था और पूरे शरीर में अजीब सी सुन्नता थी। अभी वो कुछ समझ ही रही थी कि अचानक उसके चेहरे पर बर्फ जैसा ठंडा पानी फेंका जाता है। पानी इतनी तेजी से फेंका गया था कि वह कुर्सी सहित नीचे गिर गई। वह दर्द से कराह उठी। उसकी सांसें तेज चलने लगी
और ठंड के कारण उसका शरीर कांपने लगा। अब वो पूरी तरह होश में आ चुकी थी। रूही ने जैसे ही अपने आसपास देखा, उसकी नज़र वहां खड़े कुछ आदमियों पर गई, जो उसे अजीब नज़रों से घूर रहे थे। उनकी आंखों में हवस साफ झलक रही थी। रूही डर से कांप उठी। आज उसने साड़ी पहनी थी, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। लेकिन अब पानी के कारण उसकी साड़ी उसके शरीर से चिपक गई थी। वह हल्की नेट की थी, इसलिए भीगने के बाद वह ट्रांसपेरेंट हो चुकी थी। गुंडों की निगाहें अब उस पर गिद्धों की तरह टिकी थीं। रूही का डर अब हकीकत बन चुका था। रूही की पूरी दूध जैसी कोमल त्वचा उन दरिंदों के सामने थी, और वे सभी उसे घिनौनी नज़रों से घूर रहे थे। रूही खुद को इस तरह घूरते देख बेहद असहज महसूस करने लगी। वह जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश करती, मगर उसके मुंह पर टेप चिपका हुआ था, जिसके कारण उसकी आवाज़ उसके अंदर ही दबकर रह जाती। उधर माया वीडियो कॉल पर थी और रूही की ये हालत देखकर खुशी से झूम रही थी। वह इस वक्त कहीं और थी, मंदिर में नहीं। इसलिए वो आराम से अपने आदमियों को आदेश देती है, क्या देख रहे हो? उसे ठीक से बिठाओ, मुझे उससे बात करनी है। माया के आदेश पर एक आदमी आगे बढ़ता है और रूही की कुर्सी उठाकर उसे ठीक से बैठा देता है, ताकि वह माया के सामने आ सके। वहीं माया का एक आदमी अपना फोन लेकर रूही के सामने करता है। रूही अब तक पूरी तरह होश में आ चुकी थी। उसकी आंखों में गुस्सा था, नफरत थी। माया को देखते ही उसकी आंखों में जलती हुई चिंगारी और भी तेज हो गई। माया की नफरत और रूही की चुनौती। माया रूही को देखकर एक जहरीली मुस्कान देती है और कहती है, कैसा लग रहा है रूही, नहाकर? वह एक पल रुकती है और फिर कहती है, वैसे मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ। ये हमारी आखिरी मुलाकात है, इसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। रूही उलझन में उसे देखने लगी। माया आगे कहती है, तुम सोच रही होगी कि मैं कहीं जा रही हूँ, लेकिन नहीं, क्योंकि इसके बाद न तुम मुझसे मिलोगी, न विराज से, और न ही उसकी फैमिली से, क्योंकि आज तुम मरने वाली हो। सोचा, मरने से पहले एक आखिरी मुलाकात कर लूं। इतना कहते ही माया एक पागल चुड़ैल की तरह जोर जोर से हंसने लगती है। वहीं रूही अब भी उसे घूर रही थी। वह कुछ बोलने की कोशिश करती, मगर टेप के कारण कुछ बोल नहीं पा रही थी। माया उसकी बेबसी देखकर मुस्कुराई और अपने एक आदमी से बोली, इसके मुंह से टेप हटाओ, देखती हूँ क्या बकती है। एक आदमी आगे बढ़कर रूही के मुंह से टेप खींचकर हटा देता है। रूही जोर से खांसने लगती है, लेकिन कुछ सेकंड बाद खुद को संभालती है और गुस्से में माया से कहती है, याद रखना माया, अगर आज मैं मर भी गई ना, तो विराज तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा, और अगर उसे पता चला कि इसके पीछे तुम्हारा हाथ है, तो वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुम जैसी औरत मैंने आज तक नहीं देखी, जो अपने ही बच्चों को मार दे। तुम औरत नहीं, डायन हो, जिसने अपने ही हाथों से अपना हंसता खेलता परिवार तबाह कर दिया। और सच कहूं तो तुम इतनी घटिया हो कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ कहने लायक भी नहीं समझती। इतना कहकर रूही गुस्से से माया के चेहरे पर थूक देती है। माया का गुस्सा और रूही पर कहर। रूही की ये बातें सुनकर माया का खून खौल उठा। गुस्से में उसका चेहरा लाल हो गया। वह चिल्लाई, इसके मुंह पर तब तक थप्पड़ मारो, जब तक मैं रोकने के लिए ना कहूं। माया के आदेश मिलते ही एक गुंडा आगे बढ़ा और रूही को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। 1 थप्पड़, 2 थप्पड़, 3 थप्पड़। रूही के गाल लाल हो गए थे, मगर माया ने अभी भी उसे रुकने का आदेश नहीं दिया था। गुंडा लगातार उसे पीटता रहा। रूही का पूरा चेहरा सूज चुका था। वह दर्द से कराह रही थी, लेकिन माया की हैवानियत खत्म नहीं हुई। कुछ देर बाद माया ने कहा, अब बस करो, अब जो करना है कर दो, इससे जल्दी से जल्दी छुटकारा पालो। इतना कहकर माया ने कॉल काट दिया। रूही पर मंडराता खतरा। माया के जाते ही वे गुंडे रूही के पास आ गए। वे कुल 10 लोग थे। वे एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगे और बोले, अब तो मैडम भी इजाजत दे चुकी है, चलो शुरू हो जाओ।
रूही ने डर से कांपते हुए कहा, मुझे जाने दो, वरना विराज तुम लोगों को छोड़ने वाला नहीं है। तुम्हारी जो हालत करेगा तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, एक गुंडे ने उसके बाल पकड़कर पीछे खींच दिया और कहा, अब चुप कर, बहुत सुन ली तेरी बकवास, अब बिल्कुल चुप। इतना कहकर उसने रूही के गाल पर एक और थप्पड़ जड़ दिया। रूही दर्द से कराह उठी। फिर एक दूसरा गुंडा उसकी रस्सियाँ खोलने लगा। जैसे ही उसकी रस्सियाँ खुलीं, उसने रूही के हाथ पकड़कर उसे कुर्सी से उठाया। रूही का पूरा शरीर अभी भी सुन्न हो चुका था। वो खुद को संभाल नहीं पाई और सीधे जमीन पर गिर गई। क्या अब कोई आएगा रूही को बचाने? क्या विराज उसे सही सलामत बचा पाएगा? या माया की ये साजिश कामयाब हो जाएगी? और कौन है वो शख्स जिससे मयंक डर रहा है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए मेरी स्टोरी के साथ। चैप्टर 61। रूही जमीन पर लेटी हुई थी। उसके शरीर में अभी भी जान नहीं थी, जिससे वो कुछ भी करने में असमर्थ थी। वो बहुत कोशिश कर रही थी उठने की, मगर तब भी नहीं उठ पा रही थी। तभी उन आदमियों में से एक उसकी साड़ी का पल्लू अलग करने लगा और उसके करीब झुकने लगा। ये देख रूही बेचारी घबरा गई और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। अब तक उसका शरीर थोड़ा थोड़ा रिस्पॉन्स करने लगा था, जिससे वो खुद को बचाने की कोशिश कर पा रही थी। वहीं वो आदमी बार बार जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था, मगर रूही के संघर्ष के कारण वह झुंझला गया। गुस्से में आकर उसने रूही के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और बोला, चुपचाप सहयोग कर, नहीं तो और ज्यादा तकलीफ होगी। फिर से कोशिश करने लगा, मगर इस बार भी रूही उसे रोकने में कामयाब रही। ये देखकर 2-3 और आदमी आगे बढ़े और उन्होंने रूही के हाथ पैर पकड़ लिए। अब वे सभी उसे गंदी नजरों से घूर रहे थे। रूही को अपने ही शरीर से घिन हो रही थी। वह किसी भी तरह से वहां से भाग जाना चाहती थी, मगर उन आदमियों ने उसे कसकर पकड़ रखा था। कुछ ही पल बाद उनमें से कुछ आदमी कमरे से बाहर चले गए। अब वहां सिर्फ वही आदमी बचा था जो रूही पर झुका हुआ था। वह उसके गले पर झुककर जबरदस्ती करने ही वाला था कि धड़ाम, दरवाजा जोर से खुला, जिससे वहां मौजूद सभी लोग चौंक कर उसकी ओर देखने लगे। रूही की नजर भी दरवाजे की तरफ गई और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, मगर वहां विराज नहीं था। रूही किसी और को देखकर हैरान रह गई। उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी, क्योंकि उसे लगा था कि विराज उसे बचाने आएगा। लेकिन जब विराज को वहां नहीं देखा, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रूही पहले ही बहुत रो चुकी थी, जिसके कारण उसकी आंखें और गाल दोनों सूज चुके थे। मगर दरवाजे पर खड़ा इंसान कोई और नहीं, बल्कि मयंक था। वह गुस्से में तमतमाया हुआ उन आदमियों को देख रहा था। जैसे ही उसने रूही की हालत देखी, उसकी आंखों में और भी ज्यादा गुस्सा भर गया, और जब उसने देखा कि एक आदमी रूही पर झुका हुआ था, तो वह पागल हो गया। वह झपटकर अंदर आया और उस आदमी को इतनी जोर से लात मारी कि वह सीधा दीवार से जा टकराया। जिन आदमियों ने अब तक रूही को पकड़ रखा था, वे सभी डर के मारे पीछे हट गए और उसे छोड़ दिया। रूही हैरानी से मयंक को देख रही थी। यह आदमी कौन है? वह उसकी मदद क्यों कर रहा था? रूही ये सब समझ नहीं पा रही थी। वो वहीं बैठी रही, मगर तभी उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर धीरे धीरे काम करने लगा है। इसका मतलब था कि अब वो अच्छे से चल सकती थी। यह एहसास होते ही रूही धीरे धीरे पीछे खिसकने लगी। वहीं मयंक गुस्से से आगबूला हो चुका था। वो एक एक कर सभी आदमियों को बेरमी से पीटने लगा। वे लोग मयंक के सामने बिल्कुल बेबस नजर आ रहे थे। रूही अब तक दरवाजे के पास पहुंच चुकी थी। उसने मयंक की इस हरकत को देखा और डर गई। डर के मारे वह लड़खड़ाते हुए वहां से भाग गई। मयंक अभी भी उन आदमियों की पिटाई करता जा रहा था। कुछ ही देर में सभी जमीन पर गिरे पड़े थे। उनके शरीर से खून बह रहा था। उनकी हालत देखकर साफ लग रहा था कि उन्हें बहुत बुरी तरह पीटा गया था। जब मयंक का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ, तो उसने रूही की तरफ देखा, मगर
रूही वहां नहीं थी। ये देखकर वो गुस्से में बेल्ट पटकते हुए चिल्लाया, रूही कहाँ गई? उसने पूरे कमरे में नजर दौड़ाई, मगर रूही कहीं नहीं दिखी। तब वो उन आदमियों के पास गया और गुस्से में बोला, जल्दी से जल्दी उसे ढूंढो। वह लड़की मुझे किसी भी हालत में चाहिए। इतना कहकर मयंक खुद भी अपनी गाड़ी में बैठा और रूही को ढूंढने निकल पड़ा। जंगल में भागती रूही। रूही जंगल के अंदर भाग रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह कहाँ जाए। वह बस भागे जा रही थी, मगर हर बार वो वही जगह पर लौट आती थी जहां से भागी थी, जैसे वह किसी भूल भुलैया में फंस गई थी। उसे बहुत डर लग रहा था। वहीं दूसरी तरफ विराज ने अपने सभी आदमियों को रूही को ढूंढने के लिए लगा दिया था। तभी उसे कुछ याद आया। उसे याद आया कि उसने रूही को एक नेकलेस गिफ्ट किया था जिसमें ट्रैकर लगा हुआ था। ये याद आते ही उसने झट से अपना फोन निकाला और रूही की लोकेशन ट्रेस करने लगा। सक्षम, जो उसके पास खड़ा था, ये सब देख रहा था। उसने पूछा, तू क्या कर रहा है विराज? विराज ने जवाब दिया, रूही की लोकेशन ट्रेस कर रहा हूँ। उसके पास मेरा दिया हुआ पेंडेंट है जिसमें ट्रैकर लगा है। इससे हम पता कर सकते हैं कि वह कहाँ है। सक्षम झुंझलाकर बोला, ये बात पहले नहीं बता सकता था? विराज ने उसे घूर कर देखा और गुस्से में कहा, इतना टाइम मिला था सोचने का? अब याद आया। कुछ ही पलों में विराज को रूही की लोकेशन मिल गई। उसने बिना देर किए कार स्टार्ट की और रूही को लेने के लिए निकल पड़ा। रूही जंगल में फंस गई। रूही अब तक 2 घंटे से भाग रही थी। वह बहुत थक चुकी थी और सांस लेने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा चुका था। ये जंगल बहुत डरावना और सुनसान था। रूही को अब जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई देने लगी थी, जिससे उसका डर और भी बढ़ गया। अब उसे एहसास हुआ कि वो गलती से जंगल के और भी अंदर आ गई थी। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ विराज की स्क्रीन पर अब रूही की लोकेशन दिखनी बंद हो गई थी। इसका मतलब था कि वो जंगल के बहुत अंदर पहुंच गई थी, जहां नेटवर्क नहीं था। विराज परेशान हो गया, मगर उसने हार नहीं मानी। वह जानता था कि जहां रूही की आखिरी लोकेशन दिखी थी, वो वहीं से उसे ढूंढने की कोशिश करेगा। क्या विराज रूही को ढूंढ पाएगा? क्या रूही विराज को माया का सच बता पाएगी? क्या मयंक फिर से रूही तक पहुंच जाएगा? और वो कौन है जिससे मयंक डर रहा है? चैप्टर 62। रूही को जब समझ में आया कि वो गलत दिशा में भाग रही है, तो वो जल्दी से वापस मुड़कर सही रास्ते की ओर भागने लगी। उसकी सांसें तेज चल रही थी, चेहरा पसीने से भीग चुका था और शरीर जख्मी था, मगर उसे ये एहसास नहीं था कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। दूसरी तरफ विराज सक्षम के साथ उस लोकेशन पर पहुंच चुका था जहां से रूही आखिरी बार देखी गई थी। ये वही फार्म हाउस था जहां रूही को किडनैप करके रखा गया था और जहां से वह भागी थी। विराज और उसके आदमी हथियार निकालकर सतर्कता से अंदर घुसे, मगर अंदर का नजारा देखकर वे सब दंग रह गए। फर्श पर उन लोगों की लाशें पड़ी थी जिन्होंने रूही पर हमला किया था। खून चारों तरफ फैला था। विराज तुरंत समझ गया कि इन्हें बेरमी से टॉर्चर किया गया था, जिससे ज्यादा खून बहने के कारण उनकी मौत हो गई। सक्षम और बाकी लोग चुपचाप विराज की ओर देखने लगे। विराज ने खुद को सबकी नजरों से घूरता पाया तो गुस्से से बोला, यहाँ खड़े मत रहो, हमें जल्द से जल्द रूही को ढूंढना होगा। ये जंगल खतरनाक है और रात भी हो गई है। अगर उसे एक खरोंच भी आई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर विराज तेजी से फार्म हाउस से बाहर निकला और उसके साथ सक्षम व बाकी बॉडीगार्ड्स भी जंगल में रूही को खोजने के लिए निकल पड़े। रूही और खाई के बीच का फासला। रूही अब भी भाग रही थी, मगर उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हो रहा था। वह तुरंत पीछे मुड़ी, मगर वहां कोई नहीं था। उसका डर और बढ़ गया। कुछ कदम और दौड़ने के बाद उसे फिर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उसने दोबारा पीछे देखा, मगर फिर भी कोई नजर नहीं आया। मगर उसे पूरा यकीन था
कि कोई उसे घूर रहा था। डर के मारे वह और तेज दौड़ने लगी। उसकी सांसें उखड़ चुकी थी, शरीर थकान और जख्मों से चूर था। भागते भागते अचानक वो ठिठक गई। सामने का नजारा देखकर उसकी आत्मा कांप गई। वह एक खाई के बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसकी हलक से एक चीख निकल गई। अगर उसने एक कदम और बढ़ाया तो वो सीधे नीचे गिर जाएगी। डर के मारे वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे और होठों से बस एक ही नाम निकल रहा था, विराज, प्लीज मुझे बचा लो। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं मिल पाऊंगी। उसके दिमाग में विराज का चेहरा घूमने लगा। फिर विवान और अपने परिवार के चेहरे भी उसकी आंखों के सामने आ गए। तभी उसे फिर से वही आहट सुनाई दी। इस बार उसने तुरंत पलटकर देखा, और जो उसने देखा उसने उसके शरीर को झकझोर कर रख दिया। सामने एक विशाल टाइगर खड़ा था। वह उसी की ओर देख रहा था, मानो अगले ही पल उस पर झपटने वाला हो। रूही की रूह तक कांप गई। टाइगर धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। डर के मारे रूही पीछे हटने लगी और खाई के और करीब पहुंच गई। टाइगर अब उसके सामने कुछ ही कदम की दूरी पर था। रूही की सांसें तेज हो गईं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक टाइगर ने एक जोरदार छलांग लगाई। आ! रूही के मुंह से एक चीख निकली और उसके कदम लड़खड़ा गए। उसका पैर फिसल गया और वो खाई में गिरने लगी। उसी पल गोली चलने की आवाज गूंजी। विराज का डर और मयंक का पछतावा। जंगल में कई गाड़ियां एक साथ आकर रुकीं। विराज, सक्षम और बाकी लोग बाहर कूदे। मयंक भी उनके साथ था। गोली उसी टाइगर पर चली थी, जिससे वो हवा में ही घायल होकर सीधा खाई में गिर गया। मगर सबके होश उड़ गए जब उन्होंने देखा कि रूही भी खाई में गिर चुकी थी। विराज की रूह कांप गई। उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। रूही! उसने पूरी ताकत से चिल्लाया और दौड़ता हुआ खाई के किनारे तक पहुंचा, मगर वहां रूही नहीं थी। विराज घुटनों के बल गिर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। रूही! उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। सक्षम, बाकी बॉडीगार्ड्स और मयंक सब स्तब्ध थे। मयंक ने पहली बार विराज को किसी के लिए इस तरह तड़पते हुए देखा था। विराज, जो कभी किसी के लिए नहीं रोया, आज रूही के लिए तड़प रहा था। मयंक को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो खुद पर गुस्सा करने लगा। उसकी बहन माया की वजह से ही ये सब हो रहा था। अगर उसने पहले ही सब कुछ रोक दिया होता तो आज ये नहीं होता। मगर अब कुछ भी ठीक करना उसके हाथ में नहीं था। रूही खाई में गिर चुकी थी। मयंक कभी भी विराज का बुरा नहीं चाहता था। वह एक समय में विराज का सबसे अच्छा दोस्त था। मगर जब से उसकी बहन माया उनके बीच आई थी, तब से उनकी दोस्ती मानो खत्म ही हो गई थी। मयंक अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। वह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहता, चाहे उसमें किसी और की बर्बादी ही क्यों न हो। माया के ईगो और जिद के कारण मयंक ने अपना एक सच्चा दोस्त खो दिया था। आज वही पछतावा उसके दिल में कांटे की तरह चुभ रहा था। विराज का टूटना। विराज अभी भी खाई के किनारे बैठा था। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द था और शरीर कांप रहा था। सक्षम ने उसे इस हालत में कभी नहीं देखा था। सभी को लगा कि रूही खाई में गिर चुकी है। खाई बहुत गहरी थी, कोई भी उसे बचा नहीं सकता था। विराज अपना सिर पकड़कर रोने लगा। रूही! नहीं! उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज गई। लेकिन तभी खाई के अंदर से एक हल्की आवाज आई। सक्षम को ये आवाज सुनाई दी। उसका दिल जोरों से धड़क उठा। वह तुरंत खाई के पास भागा और मयंक भी उसके पीछे दौड़ा। मगर विराज अब भी रोते हुए खुद को ही कोस रहा था। रूही की आखिरी उम्मीद। सक्षम और मयंक खाई में नीचे झांकते हैं और जो देखते हैं उस पर उनकी आंखें फटी रह जाती है। रूही एक पेड़ की शाखा पर लटकी हुई थी, मगर पेड़ काफी कमजोर लग रहा था। वह कभी भी गिर सकता था। सक्षम और मयंक ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर एक ही सांस में चिल्लाए, विराज! रूही मिल गई। विराज ने एकदम से उनकी तरफ देखा
एक पल के लिए उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उसने सच में रूही को देखा तो उसकी जान में जान आई। रूही, हाथ मत छोड़ना, मैं आ रहा हूँ। विराज तुरंत रस्सी उठाने लगा। विराज की पागलपंती। सक्षम और मयंक ने रस्सी पकड़ी और विराज को थमाने लगे। ये रस्सी BMW से बंधी हुई थी, जिससे इसे मजबूती मिल सके। मगर जैसे ही विराज रस्सी को अपनी कमर पर बांधने लगा, मयंक और सक्षम एक साथ बोले, तू ये बिल्कुल भी नहीं करेगा। विराज ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने उनकी बात इग्नोर कर दी और रस्सी को कसकर बांध लिया। मयंक और सक्षम एक दूसरे को देखने लगे। ये पागल हो गया है। रूही का गिरना और विराज का पकड़ा जाना। रूही की पकड़ अब ढीली पड़ने लगी थी। विराज, मैं और नहीं पकड़ सकती। रूही की उंगलियां शाखा से छूटने लगीं। और फिर वो गिर गई। रूही। विराज ने पूरी ताकत से रस्सी पकड़कर छलांग लगा दी। वह हवा में था और अगले ही पल उसका हाथ रूही के हाथ से टकराया। विराज ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। अब वे दोनों हवा में लटक रहे थे। रूही ने नीचे देखा और उसकी सांसें थम गईं। नीचे गहरी खाई थी। मौत उसका इंतजार कर रही थी। मगर विराज उसे कसकर पकड़े हुए था। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, रूही। रूही की आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद को विराज की बाहों में समेट लिया। अंत में बचाव और इमोशनल मोमेंट। ऊपर खड़े सक्षम, मयंक और बाकी बॉडीगार्ड्स ने रस्सी खींचना शुरू किया। थोड़ी देर बाद विराज और रूही सही सलामत खाई से बाहर आ गए। जैसे ही विराज ऊपर आया, उसने बिना कुछ सोचे रूही को कसकर गले लगा लिया। रूही ने भी उसे पूरी ताकत से पकड़ लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अगर आज उनमें से किसी को कुछ हो जाता तो वे हमेशा के लिए अलग हो जाते। इस ख्याल ने ही उन्हें और डरा दिया। इसलिए उन्होंने एक दूसरे को और कसकर पकड़ लिया। वे दोनों एक दूसरे के बिना दुनिया की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। चैप्टर 63। विराज रूही को कसकर गले लगाए खड़ा था, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि रूही कोई भी मूवमेंट नहीं कर रही थी। रूही? विराज ने घबराकर उसे ध्यान से देखा। वह बेहोश थी। उसका चेहरा फीका पड़ गया था। सांसें हल्की हो गई थी। विराज की धड़कनें तेज हो गईं। रूही, प्लीज। वह तुरंत उसे ब्राइडल स्टाइल में उठाकर भागते हुए कार के पास ले गया। रूही अस्पताल में। सक्षम पहले ही ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था। एक बॉडीगार्ड ने कार का दरवाजा खोल दिया। विराज रूही को गोद में लिए कार में बैठा और सक्षम ने तेज रफ्तार में कार को हॉस्पिटल की तरफ भगा दिया। पीछे पीछे मयंक भी अपनी कार में उनके पीछे निकल गया। कुछ ही देर में वे लोग सिटी हॉस्पिटल पहुंचे, जो खुद विराज का ही था। हॉस्पिटल में टेंशन। सक्षम ने पहले ही डॉक्टर को खबर कर दी थी, इसलिए हॉस्पिटल पहले से ही खाली करवा दिया गया था। रूही को तुरंत VIP रूम में शिफ्ट किया गया। डॉक्टर उसका फुल बॉडी चेकअप कर रहे थे। विराज बाहर खड़ा था, बेचैनी से। मयंक से टकराव। तभी मयंक भी वहां आ गया। जैसे ही विराज की नजर उस पर पड़ी, गुस्से से आग बबूला हो गया। वह तुरंत आगे बढ़ा, मयंक का कॉलर पकड़ लिया। सच सच बता, मयंक, ये सब माया के कहने पर किया ना? सक्षम ने ये देखा और हैरान रह गया। वो तुरंत बीच में आया। विराज, शांत हो जा। पहले रूही को ठीक होने दे, फिर पूछेंगे। मगर विराज गुस्से में पागल हो चुका था। मयंक का सच। मयंक ने गहरी सांस ली, फिर ठहरे हुए शब्दों में कहा, हाँ, मैंने ये माया के कहने पर किया। विराज की मुट्ठी और कस गई, लेकिन मयंक ने आगे कहा, मगर एक और जरूरी बात है, विराज। जो मैं बताने वाला हूँ, वो सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, रूही के लिए भी बहुत जरूरी है। तुम जो सजा देना चाहो, दे सकते हो, मगर मुझे रूही को एक बार देखने दो। विराज ने गुस्से में उसकी गर्दन और कसकर पकड़ ली। रूही से दूर रहना समझा? वो सिर्फ मेरी है। और तुम्हारी बहन माया? उसे मैं इस कदर बर्बाद करूंगा कि वो अपनी ही हालत से डर जाएगी। मयंक ने सिर झुका लिया।
फिर धीरे से कहा, आई एम सॉरी विराज, मगर तुम्हें एक और बात जाननी जरूरी है। रूही के माता पिता जिंदा हैं? मयंक की बात सुनकर विराज का गुस्सा पल भर में गायब हो गया। उसके चेहरे पर सिर्फ हैरानी और सदमा था। क्या? रूही के डैड जिंदा हैं? मयंक ने सिर हिलाया। हाँ, सिर्फ उसके डैड ही नहीं, उसकी मॉम भी जिंदा है। रूही की मॉम एक एक्सीडेंट में कोमा में चली गई थी। उन दोनों की लाश कभी नहीं मिली, मगर सच्चाई यह है कि वे दोनों जर्मनी के माफिया किंग हैं। सदमे में विराज जैसे बर्फ बन गया था। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ गए। तुम मजाक कर रहे हो मयंक? मयंक ने सीधे उसकी आंखों में देखा। नहीं विराज, मैंने खुद उनके साथ समय बिताया है। विराज ने घबराकर उसका कॉलर फिर से पकड़ लिया। तुम्हें ये सब कैसे पता? सच का खुलासा, मयंक ने बताया। मैं रूही के डैड से लंदन में मिला था। एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मैं उनके घर रुका था। वहां मेरी जान खतरे में पड़ गई थी और मैं उन्हें बचाने में कामयाब रहा। इसलिए उन्होंने मुझे अपने परिवार के बारे में सब कुछ बताया। उन्होंने बताया कि उनकी एक बेटी है, मगर उसे दुश्मनों से बचाने के लिए उन्होंने उसे खुद से दूर रखा। रूही को अंधेरे में रखा गया था। विराज सन्न रह गया। तो रूही को कुछ भी नहीं पता? मयंक ने सिर हिलाया। कुछ भी नहीं। वो नहीं चाहती थी कि रूही इस माफिया दुनिया में उलझे। उन्होंने कहा कि जब तक रूही खुद अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती, वो उसे ये सच नहीं बताएंगे। वो जल्द ही माफिया छोड़ने वाले थे। मगर अब क्या विराज रूही से दूर हो जाएगा? विराज ने सिर झुका लिया। उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था। अगर रूही को ये सच पता चला, तो क्या वह मुझे छोड़कर चली जाएगी? उसका दिल डूबने लगा। डॉक्टर बाहर आए तो सभी की निगाहें उनकी तरफ उठ गईं। डॉक्टर ने विराज की ओर देखा और कहा, घबराने की बात नहीं है। रूही सिर्फ ग्लूकोज की कमी और थकावट के कारण बेहोश हो गई थी। उसके घाव गंभीर नहीं हैं, मगर उसे आराम की जरूरत है। हम उसे आज रात ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। डॉक्टर की बात सुनते ही विराज ने राहत की सांस ली, मगर उसकी आंखें अब भी चिंता से भरी हुई थी। डॉक्टर चले गए और विराज बिना कुछ बोले सीधा अंदर चला गया। रूही के पास विराज। वार्ड में हल्की रोशनी थी। रूही सफेद चादर के नीचे शांत लेटी थी। विराज धीमे कदमों से उसके पास गया और करीबी कुर्सी पर बैठ गया। उसने रूही का हाथ अपने हाथों में लिया। प्लीज, जल्दी ठीक हो जाओ। उसने धीरे से रूही के हाथ पर एक किस किया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह सोच रहा था, अगर रूही को उसके माता पिता ले गए तो? अगर वो मुझसे दूर हो गई तो? इन ख्यालों में खोए हुए विराज की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। माया की बेचैनी। उधर सक्षम ने घर में सबको खबर दे दी थी। विवान सो चुका था और घर वाले माहौल को संभाल रहे थे। लेकिन माया को जब ये सब पता चला तो वह डर गई। विराज को मैं जानती हूँ, वह चुप नहीं बैठेगा। वो घबराई हुई मयंक से मिलने निकल गई। रूही के डैड का गुस्सा। इसी बीच मयंक फोन पर किसी से बात कर रहा था। सर, चिंता मत कीजिए, रूही बिल्कुल ठीक है। मुझे पता है, मुझसे गलती हुई। मगर दूसरी तरफ से एक गंभीर, गुस्से भरी आवाज आई। मयंक, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है। रूही मेरी प्रिंसेस है और तुमने उसके साथ ऐसा किया। अब मैं खुद वहां आ रहा हूँ। और माया को भी कह दो, अगर वो मेरे रास्ते में आई तो उसकी मौत बहुत भयानक होगी। फोन कट गया। मयंक का चेहरा सफेद पड़ गया। मयंक और माया की टकराहट। मयंक तुरंत कार लेकर माया से मिलने पहुंचा। माया गुस्से से खड़ी थी। भाई, आपने उसे मार क्यों नहीं दिया? लेकिन इससे पहले कि माया और कुछ बोलती, मयंक ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया। माया का पछतावा। माया सन्न रह गई। उसका चेहरा दूसरी तरफ मुड़ गया और वह अपने गाल पर हाथ रखे खड़ी रह गई। उसकी आंखों में नम आंसू थे। भाई, लेकिन मयंक यही नहीं रुका। उसने उसे एक और थप्पड़ मारा। बहुत हो गया, माया।
तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ खो दिया, अपना दोस्त विराज, अपना सम्मान, सब कुछ। आज तुम्हारी वजह से मैं अकेला रह गया हूँ। अब तुम विराज और रूही की जिंदगी से दूर हो जाओ। माया का फैसला? माया की आंखों से टूटे हुए आंसू गिरने लगे। मयंक ने उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम स्विट्जरलैंड चली जाओ, माया। वहां मॉम है, सब कुछ संभाल लेंगी। अगर तुम यहीं रुकी, तो विराज के हाथों नहीं, रूही के डैड के हाथों मारी जाओगी। और मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। प्लीज, चली जाओ। माया ने पहली बार अपने भाई को इतना टूटा हुआ देखा। वह सुबकते हुए नीचे बैठ गई। आगे क्या होगा? क्या माया सच में चली जाएगी? रूही के डैड क्या करने वाले हैं? क्या विराज अपने प्यार को बचा पाएगा? चैप्टर 64। माया इंडिया से दूर जा रही थी। वही दूसरी तरफ मिस्टर रणविजय कार्टर, या कहें रणविजय सिंघानिया, अपने जेट से उतर रहे थे। वह 45 से 50 साल के बीच लग रहे थे, मगर उनकी पर्सनैलिटी बेहद डोमिनेटिंग थी। एयर होस्टेस की नजरें उन पर टिकी थीं, मगर उन्होंने किसी को भी इग्नोर किया और सीधे एयरपोर्ट से बाहर निकल गए। गाड़ी में बैठते ही उन्होंने एक ही आदेश दिया, सीधे हॉस्पिटल चलो। रूही की आंखें खुलीं। इधर विराज रात भर रूही के पास बैठा रहा था। सुबह होते होते थकान से उसकी आंख लग गई थी। धीरे धीरे रूही की पलकें कांपी और उसने अपनी आंखें खोलीं। उसने महसूस किया कि उसका हाथ किसी के हाथों में था। जैसे ही उसने नीचे देखा, वह चौंक गई। विराज उसका हाथ पकड़े हुए, सिर झुकाए सो रहा था। उसकी आंखों के पास सूखे हुए आंसू थे। विराज रोया था। ये सोचते ही रूही की आंखों में भी आंसू भर आए। तभी उसके हल्का हिलने से विराज जाग गया। विराज ने जैसे ही रूही की आंखों में आंसू देखे, वह घबरा गया। रूही, क्या हुआ बच्चा? रूही कुछ नहीं बोली, बस सीधा विराज से लिपट गई। मुझे लगा कि मैं तुम्हें और विवान को कभी नहीं देख पाऊंगी। अगर मैं नहीं होती, तो विवान को कौन संभालता? रूही की आवाज कांप रही थी। विराज ने उसके होठों पर उंगली रखी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम मुझसे कभी अलग नहीं होगी। तुम चाहो या न चाहो, मैं तुम्हें कभी खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। मेरा तुमसे वादा है, बेबी गर्ल। रूही की आंखों में नमी और भी गहरी हो गई। उसने विराज को और भी कसकर गले लगा लिया। कुछ देर तक वे बस एक दूसरे की मौजूदगी महसूस करते रहे। विराज उसे धीरे से अपने बगल में लिटा लेता है और रूही उसके सीने पर सिर रखकर उसकी धड़कनों को सुनने लगती है। वह दोनों शांत थे, मगर दिलों की हलचल तेज थी। रणविजय का आगमन। अचानक कमरे का दरवाजा तेजी से खुला। एक दमदार शख्स अंदर आया। उसके पीछे 2 और आदमी थे। रूही सहमी हुई थी। विराज गुस्से और हैरानी से खड़ा हुआ। आप कौन हैं? रणविजय ने उसकी बात को पूरी तरह इग्नोर किया। उन्होंने सीधा रूही की तरफ देखा और तेजी से आगे बढ़े। जाने से पहले ही उन्होंने रूही को गले लगा लिया। मेरी प्रिंसेस, कैसी हो? रूही हैरान रह गई। विराज सन्न था। उस आदमी के मुंह से प्रिंसेस सुनकर उसने ध्यान से उसे देखा। तभी उसे एहसास हुआ, ये तो रूही के डैड की उम्र का है। और फिर उसे समझ आया कि ये आदमी कौन है। रणविजय ने रूही के माथे पर किस किया, फिर उसके बेड के पास बैठते हुए उसके हाथों को अपने हाथ में भर लिया। प्रिंसेस, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज होगी। इतने सालों से मैंने तुमसे ये बात छुपाई कि मैं जिंदा हूँ। हम उस दिन मरे नहीं थे। रूही की आंखें फटी की फटी रह गईं। रणविजय ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हारी मॉम को नहीं पता था कि मैं माफिया वर्ल्ड से हूँ। अगर उन्हें पता चलता, तो वह मुझसे शादी नहीं करती। इसलिए मैंने ये बात छुपाई। लेकिन जिस दिन एक्सीडेंट हुआ, वो अनप्लान था। वह अचानक हुआ, जिसमें मैं बच गया। मगर तुम्हारी मॉम। रूही के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। रणविजय ने तुरंत उसके आंसू पोंछे। डरो मत, तुम्हारी मॉम जिंदा है, लेकिन उनकी हालत ऐसी नहीं है कि वो खुद आ सकें। मैं यहाँ तुम्हें लेने आया हूँ।
ताकि तुम उनसे मिल सको। चलोगी ना, प्रिंसेस? रूही के हैरान चेहरे पर कई भाव एक साथ उमड़ पड़े। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके माता पिता ने उसे खुद से दूर किया था, सिर्फ उसे बचाने के लिए। लेकिन बचाने के नाम पर उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि उसके बिना वह कैसे जिएगी। उन्होंने मुझसे मेरा हक छीन लिया। उसके अंदर गुस्सा और नफरत दोनों उमड़ रहे थे। वह धीरे धीरे सख्त पड़ती जा रही थी। रणविजय की बात सुनते ही रूही के अंदर एक झटका सा लगा और फिर वह ठंडी आवाज में बोली, अंकल, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। कमरे में सन्नाटा छा गया। विराज, सक्षम, नर्स और रणविजय सब हैरानी से रूही को देखने लगे। रणविजय ने तुरंत उसके गालों को अपने हाथों में लिया। प्रिंसेस, ये तुम क्या कह रही हो? तुम जानती हो कि मैं तुम्हारा डैड हूँ, फिर भी तुम मुझे अंकल बुला रही हो? रूही ने तुरंत उनके हाथ झटक दिए। मेरे कोई मॉम डैड नहीं हैं। मैं बचपन से ही अनाथों की तरह रही हूँ। मेरे डैड मॉम की डेथ एक्सीडेंट में हो चुकी थी, तो आप कैसे जिंदा हो सकते हैं? शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई है। रणविजय को ऐसा लगा जैसे किसी ने उनके दिल को छलनी कर दिया हो। उन्होंने बहुत कुछ खोया था, पर रूही का यह कहना, वह उन्हें पिता के तौर पर स्वीकार नहीं कर रही थी। रणविजय समझ रहे थे कि रूही के मन में गुस्सा और दर्द दोनों है, लेकिन जो गलती उन्होंने की थी, आज वे उसी का नतीजा भुगत रहे थे। विराज ने ये सब चुपचाप सुना। उसे रणविजय की हालत समझ आ रही थी, क्योंकि वह खुद भी एक बच्चे का पिता था। अगर कभी विवान को बचाने के लिए उसे उससे दूर जाना पड़ता, तो वह भी चला जाता। पर अगर विवान उसे डैड मानने से इनकार करता, विराज का दिल कांप गया। वह कुछ कहता, पर रणविजय ने उसे रोक दिया। रणविजय ने रूही के सिर पर हाथ फेरा और बोले, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो। तुम्हें जितना गुस्सा करना है, कर लो। मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरी एक गुजारिश है, मुझे मत सजा दो। जितना तुम मुझसे दूर रहकर तड़पी हो, उतना ही मैं भी तड़पा हूँ। आखिरकार, तुम मेरी बड़ी बेटी हो। रूही ने झटके से सिर उठाया। बड़ी बेटी? रणविजय ने हल्की मुस्कान दी। हाँ, तुम्हारी एक छोटी बहन भी है। जल्द ही मैं तुम दोनों को मिलवाऊंगा। वह भी तुमसे मिलने के लिए बेताब है। रूही स्तब्ध रह गई। छोटी बहन? रणविजय ने हाथ जोड़ते हुए कहा, तुम मुझे जो कहना चाहती हो, कह सकती हो, पर अपनी माँ और बहन को तकलीफ मत दो, रूही। इतना कहकर रणविजय कमरे से बाहर चले गए, पर जाते जाते उन्होंने विराज की तरफ देखा और कहा, बाहर आओ, मुझसे बात करनी है। रणविजय और विराज की टकराहट। विराज रूही के माथे पर किस करता है। आराम करो, मैं बात करके आता हूँ। लेकिन दरवाजे से निकलते ही वह रुक गया। रूही, तुम्हें अपने डैड से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम मुझसे नाराज हो सकती हो, लेकिन उन्हें हर्ट मत करो, क्योंकि मैं खुद एक बच्चे का बाप हूँ। अगर कभी विवान मुझे डैड की जगह अंकल कहेगा, तो मेरी भी यही हालत होगी। कभी कभी माँ बाप को मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। इतना कहकर विराज बाहर चला गया। रूही उसकी बातों को सोचने लगी। रणविजय अस्पताल के बाहर चेयर पर बैठे सिगरेट पी रहे थे। विराज धीरे धीरे उनके पास गया। रणविजय ने बिना देखे बाजू की चेयर पर बैठने का इशारा किया। विराज शांत बैठ गया। रणविजय ने सीधे कहा, मुझे तुम्हारा और रूही का रिश्ता मंजूर नहीं। कोई भी बाप ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी बेटी ऐसे आदमी से शादी करे, जिसकी पहले से बीवी हो और एक बच्चा भी हो। विराज ने अपनी मुट्ठी भींची, पर उसने गहरी सांस ली और कहा, मैंने खुद को बहुत रोका था, लेकिन मैं नहीं रोक पाया। रूही अलग है। रणविजय ने ठंडी नजरों से उसे देखा। तो तुम्हारी पहली पत्नी, माया, क्या वो अलग नहीं थी? क्या वो तुम्हें पसंद नहीं थी? विराज ने सख्त आवाज में जवाब दिया, नहीं, माया से मेरी शादी मेरे दादा के फैसले से हुई थी। रणविजय ने सिर हिलाया। तो अब तुम ये कहना चाहते हो
कि रूही तुम्हारी सच्ची पसंद है? विराज की आंखों में दृढ़ता थी। हाँ। रणविजय गहरी सांस लेकर बोले, मुझे तुम्हारी नीयत पर शक नहीं है, विराज। लेकिन मेरी बेटी को उसकी जिंदगी में और मुश्किलें नहीं चाहिए। अगर तुम्हें उससे सच में प्यार है, तो तुम्हें उसे इस रिश्ते से बाहर निकाल देना चाहिए। विराज की आंखों में आग सी जल उठी। ये फैसला सिर्फ मेरा नहीं होगा, सर, रूही का भी होगा। रणविजय ने सिगरेट बुझाई और ठंडे स्वर में कहा, फिर देखते हैं वह क्या चुनती है। रणविजय की सख्त आवाज गूंज रही थी। विराज, मैं तब भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हूं। तुम खुद एक बाप हो, तो तुम्हें ये समझना चाहिए कि ये रिश्ता मुमकिन नहीं है। रणविजय ने गहरी सांस लेते हुए सिगरेट का आखिरी कश लिया। मैं जल्दी से जल्दी रूही को यहाँ से ले जाऊंगा, जर्मनी। वहां उसे वो पहचान और जगह मिलेगी जिसकी वो असल मायनों में हकदार है। विराज हैरान रह गया। रणविजय ने आगे कहा, मैंने उसके लिए एक लड़का पसंद कर लिया है। अगर वो उसे पसंद करती है तो उससे शादी कर लेगी। अभी उसे अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, न कि इन सब में पड़ना चाहिए। जैसे ही उसका मेडिकल पूरा होगा, मैं उसे उसके बचपन के दोस्त से शादी करने के लिए कहूंगा। विराज का गुस्सा भड़क गया। क्या बकवास कर रहे हैं आप? जानते भी हैं आप क्या कह रहे हैं? रणविजय बिल्कुल शांत थे, पर विराज ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, आप इस रिश्ते को माने या न माने, मैं खुद से अलग नहीं होने दूंगा। और रही बात रूही की, वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। वह मुझे और विवान को छोड़कर कभी नहीं जाएगी। विराज की आंखों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस था। रणविजय चुपचाप उसे देखते रहे। उनके मन में सिर्फ एक ही डर था, अगर रूही उनकी बात नहीं मानी, अगर वो विराज के साथ चली गई, क्या वह अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेगी? विराज इतना कहकर वहां से चला गया। रणविजय चुपचाप खड़े रह गए। उनके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या रूही उनकी बात मानेगी? क्या रूही सच में विराज को छोड़ देगी? रणविजय का फैसला सही है या गलत? चैप्टर 65। रूही अपने वार्ड में लेटी हुई यही सब सोच रही थी। अपने ख्यालों में डूबी थी कि तभी दरवाजा खुलता है और विराज अंदर आता है। उसे देखकर वो उसके पास आकर उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहता है, तुम परेशान मत हो, ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आराम करो। मैं जानता हूं कि ये सब फेस करना तुम्हारे लिए आसान नहीं है, इसलिए ज्यादा मत सोचो। जो भी होगा अच्छा ही होगा। बस उन्हें तकलीफ मत देना। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। मैं जानता हूं कि तुम उनसे नाराज हो, और तुम्हें नाराज होने का हक भी है, क्योंकि जो उन्होंने किया वह गलत था। मगर तुम उन्हें दर्द मत दो, क्योंकि ये सब उन्होंने तुम्हें दर्द से बचाने के लिए ही किया था। इसलिए उन्हें ठेस मत पहुंचाओ। रूही। विराज की बातें सुनकर रूही कुछ मिनट तक उसे देखती रहती है। यह देखकर विराज उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए पूछता है, क्या हुआ? रूही कुछ नहीं बोलती और उठकर बैठ जाती है। फिर वह विराज की शर्ट के कॉलर को पकड़कर अपनी तरफ खींचती है, जिससे विराज उसके करीब आ जाता है। अगले ही पल रूही अपने होंठ विराज के होंठों पर रख देती है और उसे किस करने लगती है। उसकी इस हरकत से विराज हैरान रह जाता है, मगर फिर होश में आते ही वह भी रूही को गहराई से किस करने लगता है। वहीं रणविजय ये सब बाहर से देख रहे थे। ये नजारा देखकर उनकी मुट्ठियां भींच जाती है। वह अपने मन में सोचते हैं, मुझे जल्द ही कुछ करना होगा, वरना रूही विराज से कभी अलग नहीं हो पाएगी। ये सोचते हुए रणविजय वहां से चले जाते हैं। न्यूयॉर्क में दानिश रितिका के साथ था और उसके घर पर रहकर उसकी देखभाल कर रहा था। इससे रितिका बहुत जल्दी ठीक हो गई थी और अपना काम भी अच्छे से कर रही थी। रितिका के मन में डांस को लेकर कुछ चल रहा था, जिससे दानिश अनजान था। वहीं दानिश के मन में भी रितिका के लिए कुछ एहसास थे, लेकिन वह इन्हें इग्नोर कर रहा था। उसे खुद नहीं पता था कि वह रितिका से कितना प्यार करता है। आज रितिका का शूट था, जिसके लिए वो लेट हो गई थी, इसलिए दानिश उसे छोड़ने के लिए जा रहा था। वैसे भी उसे एक जरूरी मीटिंग में जाना था
और शूटिंग लोकेशन उसी रास्ते में पड़ती थी। थोड़ी देर में वे दोनों शूटिंग लोकेशन पर पहुंच जाते हैं। दानिश रितिका को बाय कहता है तो रितिका भी बाय कहकर कार से बाहर निकल जाती है, लेकिन दानिश अभी भी उसे देखता रहता है। वह रितिका की बहुत परवाह करता था, लेकिन उसे लगता था कि ये सिर्फ दोस्ती है, मगर ये दोस्ती से कहीं ज्यादा था, जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रहा था। इसलिए वह इस बात पर ज्यादा ध्यान न देते हुए वहां से यू टर्न लेकर निकलने लगता है। तभी उसकी नजर रितिका पर पड़ती है, जो किसी लड़के के साथ बैठकर बातें कर रही थी। ये देखकर दानिश अपनी कार रोक लेता है और ध्यान से देखने लगता है। वह देखता है कि वह लड़का शायद जर्मनी से था। वह काफी हैंडसम और क्यूट लग रहा था। वह रितिका का हाथ पकड़कर कुछ कह रहा था, जिसे सुनकर रितिका हंस रही थी। ये देखकर दानिश की मुट्ठियां भींच जाती है। वह उन दोनों को घूर कर देखने लगता है और फिर खासतौर पर उस हाथ को देखता है, जो इस वक्त उस लड़के के हाथ में था। इसके बाद दानिश एक नज़र उन दोनों पर डालकर वहां से निकल जाता है। उधर रणविजय और मयंक के बीच बातचीत। रणविजय इस वक्त मयंक के सामने बैठे थे और बस उसे घूरे जा रहे थे। ये देखकर मयंक अपना सिर नीचे झुकाते हुए कहता है, सॉरी अंकल, मुझसे गलती हुई। मैं अपनी बहन के लिए ये सब कर रहा था। मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानता हूँ कि मैं रूही के लिए परफेक्ट नहीं हूँ, मगर विराज बिल्कुल परफेक्ट है। इसके आगे वह कुछ और कहता, इससे पहले ही रणविजय टेबल पर जोर से हाथ पटकते हुए गुस्से में कहते हैं, मैं यहाँ बकवास सुनने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ कि आज के बाद तुम मेरे किसी भी मैटर में दखल नहीं दोगे, और जो भी प्रोजेक्ट तुम्हें दिया था वह मैं वापस लेता हूँ। ठीक है? आज से मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, और चूंकि तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हारी बहन और तुम्हारी जान छोड़ रहा हूँ। नहीं तो मैं तुम दोनों को जिंदा गाड़ देता। इतना कहकर रणविजय खड़े होते हैं, अपने गॉगल्स पहनते हैं और बड़े एटीट्यूड के साथ वहां से निकल जाते हैं। वो भले ही बूढ़े हो गए हों, मगर जैसा कि कहते हैं, शेर कभी बूढ़ा नहीं होता, शेर हमेशा शेर ही रहता है। आंखों की सारी बातें सुनकर मयंक एक गहरी लंबी सांस लेता है और कहता है, अच्छा हुआ इन्होंने हम दोनों को छोड़ दिया, मगर इस वक्त मुझे डर है कि वो विराज के खिलाफ कुछ ना कर दें। मुझे विराज को कहना होगा कि वो जल्दी कुछ करे। अगर वो रूही से शादी नहीं करेगा, तो वे कभी भी उन दोनों को एक नहीं होने देंगे। ये कहते हुए मयंक रुक जाता है, क्योंकि उसे यकीन था कि वे दोनों को कभी एक नहीं होने देंगे। मयंक सोचने लगा, उसके आने से पहले विराज को अपनी गाड़ी संभालनी होगी और खुद को और भी पावरफुल बनाना पड़ेगा। नहीं तो अगर वह आ गया, तो विराज कभी भी रूही को अपना नहीं बना पाएगा। मुझे इस बारे में विराज से बात करनी होगी। इसी दौरान मयंक का फोन बजने लगता है। वह फोन उठाकर कान से लगाता है और दूसरी तरफ से आई बात सुनकर हैरान रह जाता है। ये कैसे हो सकता है? मैंने उसे इंग्लैंड आराम से भेज दिया था। किसने किया ये सब? बताओ, मयंक ने घबराते हुए पूछा। उधर से आदमी बोला, सर, जहां तक हमें पता चला है, इसमें अश्विन माहेश्वरी का हाथ है। ये सुनकर मयंक के हाथ से फोन गिरते गिरते बचता है। अश्विन माहेश्वरी कोई साधारण आदमी नहीं था। अश्विन देश का एक जाना माना नाम था। भले ही उसका बिजनेस सार्वजनिक रूप से कहीं नजर न आता हो, लेकिन उसकी पहुंच विदेशों तक थी। उसके कई व्यवसाय दूसरे नामों से चलते थे, जो महेश्वरी इंडस्ट्रीज के बजाय सीधे उसके नाम से जुड़े थे। अश्विन माहेश्वरी का प्रभाव पूरे एशिया में था, इसलिए विराज के लिए अश्विन से भिड़ना आसान नहीं होने वाला था। ये सब सोचकर मयंक के माथे पर पसीना आ गया। कॉलेज के समय से ही अश्विन विराज का दुश्मन था। वह विराज से बेइंतहा नफरत करता था। ये सब सोचते हुए मयंक का चेहरा पसीने से भीग गया। उसने तुरंत पूछा, माया अब कैसी है? उधर से आवाज आई, उनकी हालत बहुत क्रिटिकल है। आपको जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाना चाहिए। इतना कहकर वो आदमी रुक गया। मयंक चिढ़कर बोला, जल्दी बोलो। उस आदमी ने जवाब दिया,
डॉक्टर का कहना है कि उनके बचने की उम्मीद बहुत कम है। ये सुनकर मयंक ने फोन कसकर पकड़ लिया। वह बोला, मैं वहां आ रहा हूँ, तब तक तुम माया का ख्याल रखना। फोन काटने के बाद मयंक ने एक मैसेज टाइप कर किसी नंबर पर भेज दिया और फिर फौरन एयरपोर्ट के लिए निकल गया। वहीं दूसरी तरफ जब रितिका शाम को अपने अपार्टमेंट पहुंची तो वो काफी डर गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था और वहां सिगरेट के धुएं की महक फैली थी, जिससे उसे सांस लेने में दिक्कत होने लगी। घबराकर उसने आगे बढ़कर बालकनी का दरवाजा खोला, जिससे सारा धुआं बाहर निकल गया। तभी वो जैसे ही पीछे मुड़ी, उसकी चीख निकल गई। आह! सामने दानिश खड़ा था। उसे देखकर रितिका ने गहरी सांस ली और दिल पर हाथ रखकर बोली, ये कैसी हरकत है? मैं तो बहुत डर गई थी। फिर वो गुस्से में बोली, दानिश, आज के बाद ऐसी हरकत मत करना, नहीं तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। रितिका लंबी गहरी सांस लेने लगी, मगर दानिश ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उसने अचानक रितिका का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। रितिका हैरानी से उसे देखने लगी। रितिका कुछ समझ पाती, इससे पहले ही दानिश ने उसे अचानक किस कर लिया। वो सिर्फ किस ही नहीं कर रहा था, बल्कि उसके हाथों पर हल्के हल्के बाइट भी कर रहा था, जैसे कि उसे कोई सजा दे रहा हो। रितिका उसकी इस हरकत से न तो चीख पाई, नहीं कुछ बोल पाई। वह बस ये सब सहती रही, क्योंकि उसे न चाहते हुए भी ये सब झेलना पड़ रहा था। कुछ देर बाद दानिश ने उसे छोड़ दिया। रितिका ने लंबी गहरी सांस ली। तभी दानिश उसके कान के पास जाकर फुसफुसाया, आज के बाद अगर किसी और लड़के से बात करते हुए दिखी तो इससे भी ज्यादा सख्त सजा मिलेगी। रितिका ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और गुस्से से पूछा, आप होते कौन हैं जो मुझे किसी और से बात करने से मना कर रहे हैं? दानिश ने उसे एक गहरी नजर से देखा और फिर उसके कान में जाकर धीरे से कहा, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। इतना कहकर उसने रितिका के लिप्स पर एक सॉफ्ट किस किया और वहां से चला गया। चैप्टर 66। मयंक स्विट्जरलैंड के लिए रवाना हो चुका था। वही विराज इस वक्त रूही को लेकर घर पहुंच चुका था। सभी लोग रूही को देखकर काफी खुश हुए। रूही की नजर जब चाचा जी के हाथों में विवान पर पड़ी तो वो आगे बढ़कर उसे अपनी गोद में ले लिया। विवान, जो कब से रूही को देख रहा था, उसकी गोद में आते ही उससे लिपट गया। रूही भी विवान को कसकर गले से लगा लेती है। विराज सभी की तरफ देखकर मुस्कुराता है और फिर रूही को अपने साथ कमरे में ले जाता है। थोड़ी देर बाद विराज रूही को दवाई देकर और विवान को उसके साथ छोड़कर अपने स्टडी रूम में चला जाता है। वह अपना फोन निकालकर मेल चेक करने लगता है। तभी उसकी नजर मयंक के मैसेज पर पड़ती है। जैसे जैसे विराज उसे पढ़ता जाता है, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन गंभीर होते जाते हैं। मयंक के मैसेज पढ़ने के बाद विराज अपना फोन टेबल पर रखकर कुर्सी से सिर टिका लेता है और गहरी सोच में डूब जाता है। दूसरी तरफ दानिश इस वक्त रितिका को अपनी गोद में उठाए लगातार उसे किस कर रहा था। वह धीरे धीरे उसके कपड़े भी उतार रहा था और रितिका भी दानिश की शर्ट के बटन खोल रही थी। दोनों एक दूसरे में पूरी तरह खोए हुए थे। फ्लैशबैक। दानिश बहुत खुश था क्योंकि जब उसने रितिका से कहा कि वह उसका पति है तो रितिका गुस्सा नहीं हुई, बल्कि खुशी के मारे वह दानिश पर उछल पड़ी। दानिश ने सोचा था कि रितिका उससे नफरत करने लगेगी, लेकिन उल्टा वह किसी नटखट बच्चे की तरह उससे लिपट गई। ये देखकर दानिश को बहुत आश्चर्य हुआ। तभी रितिका ने उसके कान में फुसफुसाकर कहा, डैनी, मैं तुम्हारी वाइफ बनना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तुमसे। इतना कहकर वह रुक गई, लेकिन उसकी गर्म सांसें दानिश के कानों को छू रही थी, जिससे वो बेचैन हो उठा। फिर रितिका ने धीरे से कहा, आई लव यू। ये सुनकर दानिश एकदम सन्न रह गया। उसकी धड़कनें तेज हो गईं, जिसे रितिका भी महसूस कर सकती थी। रितिका ने आगे कुछ न कहते हुए दानिश को किस कर लिया और दानिश ने भी उसे पूरे जुनून के साथ जवाब दिया। फ्लैशबैक समाप्त। वर्तमान में जब दानिश ने देखा कि रितिका सांस नहीं ले पा रही है तो उसने उसे छोड़ दिया। वह उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, आई लव यू टू।
रीति। इतना कहकर उसने रितिका के माथे पर एक प्यारा सा किस किया। फिर उसने रितिका की आंखों में देखा, जैसे उससे इजाजत मांग रहा हो कि वे आगे बढ़ सकते हैं या नहीं। रितिका ने ये समझकर सिर हाँ में हिला दिया। दानिश ने उसे फिर से किस किया और उसे गोद में उठाकर बेडरूम की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर में कमरे के अंदर से रितिका की मध्यम कराहटे और दानिश की गहरी सांसों की आवाजें आने लगीं। उधर दूसरी तरफ राजवीर इस वक्त किसी से फोन पर बात कर रहे थे। वह अपनी कंपनी में अपने दोस्त के बेटे आरव से बातचीत कर रहे थे। आरव, तुम्हें जल्दी करना होगा, नहीं तो रूही विराज से शादी कर लेगी। और अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं रूही की जिंदगी बर्बाद होते नहीं देख सकता और नहीं उसे अपने दुश्मन के बेटे से शादी करने दूंगा। चैप्टर 67। विराज इस वक्त अपनी स्टडी रूम में था और उसके सामने सक्षम खड़ा था। उसके हाथ में एक फाइल थी जो वो विराज को दिखाते हुए बोलता है, जैसे तुमने कहा था, मैंने फाइल बनवा दी है, तुम एक बार चेक कर लो। उसकी ये बात सुनकर विराज उसके हाथ से फाइल ले लेता है और उसे खोलकर पढ़ने लगता है। विराज उन फाइल्स को ध्यान से पढ़ता है और चेक करने के बाद सक्षम की तरफ देखकर कहता है, सब कुछ सही है। सक्षम कहता है, तो क्या तुमने सोच लिया? तुम ये करना चाहोगे? विराज उसकी बात सुनकर कहता है, अब मेरे पास यही रास्ता है। अगर मैंने ये नहीं किया तो रूही मुझसे बहुत दूर चली जाएगी, इसलिए ये जरूरी है। विराज खड़ा होता है और अपने रूम की तरफ बढ़ जाता है। वो अंदर जाकर देखता है कि रूही बेड पर बैठी हुई थी। शायद वह अभी सोकर उठी थी, इसलिए अपनी आंखें मल रही थी। विराज रूही की इस मासूमियत पर मुस्कुरा देता है और उसके पास आकर कहता है, यह कुछ पेपर हैं, इन पर साइन कर दो। इतना कहकर विराज रूही को पीछे से अपने बाहों में भर लेता है। रूही फाइल खोलकर पढ़ने लगती है और उसमें लिखी बातें देखकर हैरान हो जाती है। वह हैरानी से विराज की तरफ देखने लगती है। विराज कहता है, हमें ये करना होगा रूही, अगर हमने ये नहीं किया तो हमें हमेशा के लिए अलग कर दिया जाएगा। अभी बहुत सारी परेशानियां आने बाकी है, हमें संभल कर रहना होगा। बहुत लोग आएंगे जो हमें अलग करना चाहेंगे। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। रूही उसकी बातों को ध्यान से सुनती है और फिर मुस्कुराते हुए कहती है, विराज, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं ये कर देती हूँ। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। जब तक मेरी सांसें चल रही हैं, मैं आपकी हूँ। उसकी ये बात सुनकर विराज की आंखें नम हो जाती है। रूही बेड के पास रखे ड्रॉर से एक पेन निकालती है और पेपर पर साइन कर देती है। फिर वह फाइल विराज की तरफ बढ़ा देती है। विराज भी उस पर साइन कर देता है। इसके बाद वह अपना फोन निकालकर सक्षम को मैसेज करता है। सक्षम कुछ देर बाद रूम में आता है। विराज वो फाइल उसे दे देता है ताकि वह कोर्ट में जमा करवा सके और उनकी शादी रजिस्टर हो सके। सक्षम के जाने के बाद विराज भी कमरे से बाहर चला जाता है। रूही वॉशरूम में चली जाती है और अंदर लगे शीशे में खुद को देखने लगती है। वो सब कुछ सोच रही थी। उसके डैड का वापस आ जाना, उसकी माँ का जिंदा होना, उसका पूरा परिवार होते हुए भी अनाथों की तरह जीना, ये सब सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रूही शावर ऑन कर लेती है और उसके नीचे बैठकर रोने लगती है। वह तब तक रोती रहती है जब तक उसके मन को सुकून नहीं मिल जाता। विराज जब रूम में वापस आता है तो देखता है कि रूही अब तक बाहर नहीं आई है। उसे समझ आ जाता है कि रूही अंदर बैठकर रो रही है। वह तुरंत वॉशरूम के पास जाता है, मगर जैसे ही वह दरवाजे पर नॉक करने वाला होता है, रूही खुद ही दरवाजा खोलकर बाहर आती है। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। विराज तुरंत आगे बढ़कर रूही को अपने बाहों में भर लेता है और अपने हाथ से उसके माथे को सहलाने लगता है। रूही फिर से रोने लगती है। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला था, लेकिन विराज के गले लगते ही उसकी भावनाएं उमड़ पड़ी। विराज उसकी भावनाएं समझ रहा था। उसने रूही को वैसे ही बाहों में उठाकर बेड पर बैठा दिया। फिर उसने अपने फोन से चाचा जी को मैसेज किया। थोड़ी देर बाद चाचा जी आकर विवान को अपने साथ ले जाते हैं।
अब विराज और रूही अकेले थे। विराज रूही को वैसे ही पकड़े रखता है। रूही उसकी बाहों में लेटी रहती है, बिना कुछ बोले, बस सोचती रहती है। थोड़ी देर बाद विराज के हाथों के स्पर्श से रूही को सुकून मिलता है और वह उसकी बाहों में ही सो जाती है। चैप्टर 68। सुबह की हल्की धूप कमरे में आ रही थी। रूही की आंखें धीरे धीरे खुलीं और उसने देखा कि विराज उसे अपनी बाहों में भरकर गहरी नींद में सोया हुआ था। उसके चेहरे पर शांति और मासूमियत थी, जो रूही को हल्की मुस्कान देने पर मजबूर कर गई। रूही ने हल्के हाथों से विराज के चेहरे को छुआ और उसके करीब सरक आई। वह बस उसे देखे जा रही थी, जैसे उसकी आंखों में ही सारी दुनिया बसी हो। विराज ने अपनी ऊपर किसी का हल्का सा भार महसूस किया और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। जैसे ही उसने रूही को अपने इतने करीब देखा, वह हल्के से मुस्कुराया और नींद भरी आवाज में बोला, क्या हुआ, रूही? रूही ने हल्के से सिर हिलाया और मुस्कुराकर बोली, कुछ नहीं, बस अपने क्यूट से हबी को देख रही थी। सोते हुए कितने मासूम लगते हो। विराज ने मजाक में भौहें उठाईं। ओह, तो अब तुम्हें मेरी मासूमियत भी दिख गई, लेकिन मेरी नॉटी साइड भी देखनी है? इतना कहते ही उसने रूही को अपनी बाहों में कसकर भर लिया और उसे पलटकर नीचे कर दिया। रूही ने हल्की विरोध की कोशिश की, मगर विराज की शरारती मुस्कान देख उसकी सारी हिम्मत जवाब दे गई। वह धीरे धीरे झुककर रूही के करीब आया और उसके नर्म होठों पर हल्का सा किस कर दिया। रूही की सांसें तेज होने लगीं और विराज का स्पर्श उसे बेबस करने लगा। उसने उसकी गर्दन पर प्यार भरे छोटे छोटे किस किए, जिससे रूही के शरीर में हल्की सिहरन दौड़ गई। विराज ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और उसकी आंखों में झांकते हुए फुसफुसाया, तुम्हें पता भी है मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। रूही ने बिना कुछ कहे अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को विराज के करीब महसूस करने लगी। उनकी धड़कनें एक दूसरे से जुड़ चुकी थीं और कमरे में बस उनकी धीमी धीमी सांसों की आवाज गूंज रही थी। कुछ ही देर में दोनों एक दूसरे की बाहों में समा चुके थे और इस खूबसूरत सुबह ने उनके रिश्ते को और भी गहरा बना दिया था। दूसरी तरफ मिस्टर राजवीर अपने ऑफिस में बैठे थे जब उनका असिस्टेंट अंदर आया और बोला, सर, मिस्टर माहेश्वरी आपसे मिलना चाहते हैं। राजवीर ने हैरानी से चढ़ाई, अश्विन माहेश्वरी? मुझसे क्यों मिलना चाहता है? असिस्टेंट ने सिर हिलाते हुए कहा, सर, उन्होंने अपॉइंटमेंट नहीं लिया है, लेकिन वे जरूरी बात करना चाहते हैं। राजवीर कुछ पल सोचते रहे और फिर बोले, ठीक है, उसे अंदर भेजो। थोड़ी ही देर में अश्विन अंदर आया और सीधा राजवीर की आंखों में देखते हुए बोला, मामा जी, अगर तानों से फुर्सत मिल गई हो तो क्या हम असली मुद्दे पर बात कर सकते हैं? राजवीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो मुद्दा विराज और रूही का ही है ना? अश्विन ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में कहा, मैं जानता हूं कि आप इस रिश्ते के खिलाफ हैं, मगर मैं ये रिश्ता टूटने नहीं दूंगा। मैं अपनी बहन के साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगा। राजवीर ने अश्विन की बात सुनकर हैरानी से कहा, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? तुम वाकई विराज के साथ रूही को रहने दोगे? वह एक बच्चे का बाप है। तुम्हें समझ में आ रहा है कि तुम अपनी बहन को ऐसे आदमी के साथ शादी करने की इजाजत दे रहे हो? अश्विन ने राजवीर की आंखों में देखते हुए गंभीरता से कहा, विराज कोई गलत इंसान नहीं है, मामा जी। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। हाँ, वो मेरा दुश्मन रहा है, लेकिन जिसने मुझे उसके खिलाफ भड़काया, उसे मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। पर सच कहूँ तो विराज ही रूही के लिए परफेक्ट इंसान है। राजवीर ने गुस्से से उसकी बात काटते हुए कहा, परफेक्ट? वह आदमी अपनी पहली पत्नी तक को नहीं बचा पाया। तुम चाहते हो कि रूही भी? अश्विन ने आगे बढ़कर कुछ तस्वीरें टेबल पर रख दीं। ये देखिए, ये सब रूही की फैमिली है, जो उसे अब तक कभी नहीं मिली। इन लोगों ने उसे दिल से अपना लिया है। उसे वह प्यार और अपनापन मिला है, जिसकी उसे बचपन से तलाश थी। क्या आप उसे ये सब छीन लेना चाहते हैं? राजवीर ने तस्वीरों को ध्यान से देखा।
उनमें रूही विराज के परिवार के साथ हंसती मुस्कुराती नजर आ रही थी। उसकी आंखों में वही सुकून था जो वो हमेशा चाहता था कि उसकी भांजी के चेहरे पर दिखे। अश्विन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, आप जानते हैं मामा जी, रूही ने अपनी पूरी जिंदगी अपनों के बिना गुजारी है। अब जब उसे एक परिवार मिला है तो आप उसे ये सब छीन लेंगे? ऐसा मत कीजिए। ऐसा न हो कि उसकी नाराजगी नफरत में बदल जाए। राजवीर कुछ बोल नहीं पाए। अश्विन ने एक आखिरी नजर उन पर डाली और कहा, आपको जो करना है करें, मैंने अपनी बात कह दी। ये कहकर अश्विन वहां से चला गया। राजवीर का पश्चाताप। अश्विन के जाने के बाद राजवीर ने गहरी सोच में डूबे हुए किसी को फोन लगाया। कुछ देर बाद दूसरी तरफ से एक महिला की आवाज आई, मैं कब से आपसे यही कह रही हूँ राजवीर, रूही से उसका प्यार मत छीनिए, नहीं तो वो पूरी तरह टूट जाएगी जैसे मैं टूटी थी। उसकी बात सुनकर राजवीर का दिल कांप गया। अतीत की कुछ यादें उनके सामने ताजा हो गईं। आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, भगवान का शुक्र है ऐश्वर्या, तुमने मुझे समय रहते समझा दिया, नहीं तो मैं अपनी ही बेटी का घर उजाड़ देता। उन्होंने फोन रखा और एक ठंडी सांस ली। शायद अब वक्त था किसी सही फैसले का। चैप्टर 69। अश्विन की बातें सुनकर राजवीर गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने अंततः एक फैसला लिया, विराज और रूही की शादी करवाने का। लेकिन इस बारे में अभी तक विराज और रूही को कुछ पता नहीं था। राजवीर ने तय किया कि शादी उनकी पुश्तैनी हवेली में उदयपुर में होगी। उन्होंने पहले ही विराज के दादाजी से इस बारे में बात कर ली थी। शादी का दिन पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। गार्डन में एक भव्य मंडप बनाया गया था जहां पंडित जी मंत्रोच्चारण कर रहे थे। विराज मंडप में बैठा था और बेसब्री से रूही के आने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही रूही मंडप की ओर बढ़ी, विराज उसे देखता रह गया। वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। उसने पिस्ता रंग का लहंगा पहना था जिसकी बॉर्डर पर बड़े अक्षरों में लिखा था, विराज की सिली गर्ल। ये देखकर सभी हंसने लगे, लेकिन विराज की आंखों में नमी थी। रूही भी अपने बीते पलों को याद करते हुए विराज की ओर बढ़ रही थी। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि वह आज सच में विराज से शादी कर रही है। विराज ने सफेद और गोल्डन रंग की शेरवानी पहनी थी और उसके जैसी ही शेरवानी विवान ने भी पहनी थी। विवान इस वक्त अपने दादाजी की गोद में बैठा था और रूही को टुकुर टुकुर देखे जा रहा था। रूही के मंडप के पास पहुंचते ही विराज ने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया और उसे मंडप में ले आया। पंडित जी ने दोनों को वरमाला पहनाने के लिए कहा। अनुष्का ने रूही को और सक्षम ने विराज को वरमाला पकड़ाई। जब विराज रूही को वरमाला पहनाने आगे बढ़ा तो नैना ने मजाक में रूही को बार बार पीछे खींचना शुरू कर दिया, जिससे विराज वरमाला नहीं पहना पा रहा था। रूही ने गुस्से से नैना को घूरा तो नैना हंसते हुए बोली, जा बहन, जी ले अपनी जिंदगी। ये सुनकर सभी ठहाके लगाने लगे। सक्षम लगातार नैना को देखे जा रहा था, जिसे देखकर दानिश मुस्कुराया और फुसफुसाया, लो, एक और शाहिद होने वाला है। अब विराज और रूही ने वरमाला पहना दी। गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश होने लगी। भाग 2, 7 फेरे और नया जीवन। इसके बाद बाकी रस्में हुईं। जब सिंदूर दान की बारी आई तो विराज ने रूही की मांग में सिंदूर भरा। उसी समय आसमान में रंग बिरंगी आतिशबाजियां होने लगीं। सबकी आंखें उस खूबसूरत नज़ारे पर टिक गईं। फिर विराज ने रूही को मंगलसूत्र पहनाया और पंडित जी ने उन्हें फेरे लेने के लिए कहा। 7 फेरों के बाद पंडित जी ने घोषणा की, अब से आप दोनों पति पत्नी हैं। रूही और विराज ने सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया और इस तरह हमारे हीरो और हीरोइन की शादी आखिरकार हो ही गई। 5 साल बाद एक कमरे में 2 नन्ही बच्चियां बेड पर बैठी एक एल्बम के पन्ने पलट रही थी। वे करीब 2 साल की थी और एक जैसी दिखती थीं, बिल्कुल ट्विन्स। उनके पास ही एक 5.5 साल का लड़का बैठा था
जो उन्हें देखकर मुस्कुराया और बोला, तुम दोनों फिर से वही एल्बम देखना चाहती हो? दोनों बच्चियों ने मासूमियत से सिर हिलाया। लड़के ने एल्बम खोली और फिर से उन्हें तस्वीरें दिखाने लगा। विराज और रूही की शादी की तस्वीरें। जी हाँ, ये कोई और नहीं बल्कि विवान था, जो अपनी जुड़वा बहनों को उनके मॉम डैड की शादी की कहानी सुना रहा था। रूही और विराज की 2 बेटियां थीं, जो विराज की जान थीं। विवान अपनी बहनों को शादी की एल्बम दिखा ही रहा था कि तभी कमरे का दरवाजा खुला और एक लड़की अंदर आई। तीनों को फोटो देखते हुए देखकर उसने चौंकते हुए कहा, तुम लोग अभी भी ये फोटो देख रहे हो? चलो बस करो, आज नैना और सक्षम अंकल की शादी है और तुम लोगों को अभी भी ये सब देखने की पड़ी है? उसकी बात सुनकर विवान ने तुरंत जवाब दिया, मामा, मेरी कोई गलती नहीं है। ये तो इशू और मिशू चाहती थी कि मैं इन्हें फिर से एल्बम दिखाऊं। वह लड़की अभी कुछ कहती, तभी दरवाजे से विराज अंदर आया और मुस्कुराते हुए बोला, अरे अरे, मेरी वीडियो पर इंसान मत डालो। मैंने खुद देखा है कि तुम खुद कितने मजे लेकर इन्हें फोटो दिखा रहे थे और अब मेरी मासूम बेटियों पर इल्जाम लगा रहे हो। इतना कहकर विराज ने अपनी बेटियों इशू और मिशू को गोद में उठा लिया। रूही हंसते हुए बोली, तुम ज्यादा मत बनो, तुम्हारी बेटियां भी कुछ कम नहीं हैं। और हाँ, मेरा बेटा सबसे प्यारा है, उसने कुछ भी गलत नहीं किया। ये कहते हुए रूही ने विवान को प्यार से गले लगा लिया। ये देखकर विराज, इशू और मिशू ने तुरंत बुरा सा मुंह बना लिया। तीनों ही रूही के लिए बेहद पजेसिव थे और उन्हें ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि वह सिर्फ विवान को प्यार करे। बाहर खड़ी मेड का मन की बात। बाहर खड़ी नौकरानी, जो सफाई कर रही थी, ये सब देखकर मन ही मन सोचने लगी, भगवान, इस परिवार को किसी की नजर न लगे, क्योंकि घर का सारा स्टाफ जानता था कि रूही अपने बेटे विवान से कितना प्यार करती थी और विराज रूही से कितना प्यार करता था। नैना और सक्षम की शादी के लिए रवाना। थोड़ी देर तक प्यार और झगड़े का ये सिलसिला चलता रहा। फिर विराज, रूही और बच्चे हसीमजाक के बीच नैना और सक्षम की शादी के डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़े। दोस्तों, जो भी एक दिन शुरू होता है, वह एक दिन खत्म हो ही जाता है। तो दोस्तों, आज इस कहानी का भी अंत हो गया। विराज और रूही की जिंदगी, जो कभी गलतफहमियों, दर्द और जुदाई के तूफानों से गुजरी थी, आज प्यार, खुशियों और अपनेपन से भर चुकी थी। उनके रिश्ते ने हर मुश्किल को पार किया, हर अड़चन को पीछे छोड़ा और आज वे एक खूबसूरत परिवार के रूप में साथ खड़े थे। उनकी खुशहाल दुनिया में अब सिर्फ प्यार, हंसी और अपनेपन का संगीत बजता था। 5 साल बाद उनकी नन्ही खुशियाँ, विवान, इशू और मिशू उनकी दुनिया का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन चुके थे। विराज और रूही के प्यार की एक नई परिभाषा थी, उनकी नन्ही दुनिया जो हंसी खुशी से भरी थी। और हाँ, उनके इस सफर में एक और खूबसूरत मोड़ आया, नैना और सक्षम की शादी। नई शुरुआत, नए रिश्ते, नई खुशियाँ। तो दोस्तों, यही थी विराज और रूही की प्रेम कहानी, जो नफरत से शुरू हुई थी लेकिन बन गई एक खूबसूरत दास्तान, जहाँ प्यार की जीत हुई, जहाँ गलतफहमियों ने दम तोड़ा और जहाँ 2 दिलों ने एक दूसरे को हमेशा के लिए पा लिया। क्योंकि सच्चा प्यार मुश्किल से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो वो सारी दूरियां मिटा देता है। हैप्पी एंडिंग।